तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें भूमि को दिखा आती है, वो बेहोश जमीन पे पड़ी रहती है और उसी के साइड पे हमें शिल्पी को दिखा आती है, वो भूमि को हील कर रही होती है। फिर वो कह रही होती है इसके शरीर के अंदर से एविल पावर गायब हो चुकी है। अचानक से शिल्पी पीछे मुड़ती है, उसी के पीछे हमें बूचन को दिखा आता है, वो भी बेहोश पड़ा रहता है और उसी के साइड पे हमें अलीना को दिखा आती है, वो बूचन का ख्याल रख रही होती है। तभी शिल्पी कह रही होती है अलीना बूचन क्या सही है? अलीना कह रही होती है बूचन का अभी तक होश नहीं आया है, देख के ऐसा लग रही है कि एविल गॉड का पावर बूचन के साइड पे ट्रांसफर हो गया है। फिर उसके बाद वो अचानक से उदास हो जाती है, उदास होती है सभी को कह रही होती है अब हमें आगे क्या करना चाहिए? अगर इस तरह से कंटिन्यू चलती रहती है तो बूचन तो अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल खो देगा। और वही अलीना के पीछे में लूली को दिखाती है, वो भी उदास रहती है, उदास होती सभी को कह रही होती है बूचन अपने मेंटल एलम पे एविल गॉड के साथ फाइट कर रहा है, हम सभी के लिए उसे मदद करना इम्पॉसिबल है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बूचन के मेंटल एलम को दिखाता है और वहीं पे हम एविल गॉड को देखते हैं जो बूचन के ऊपर बहुत सारे पावरफुल अटैक किए जा रही होती है और बूचन तो वो सभी अटैक को रेसिस्ट भी नहीं कर पा रहा होता है, वो धीरे धीरे घायल होते जा रहा होता है। और बूचन की ये हालत को देखने के बाद एविल गॉड सवेरा कह रही होती है अरे तुम तुम्हारे वो सब रिंग को यूज क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम रेसिस्ट करने में गिव अप कर चुके हो? कितना ज्यादा बोरिंग है। फिर उसके बाद ही वो बूचन की तरफ एक फाइनल अटैक तैयार करते हुए कह रही होती है मॉर्निंग स्टार अगर तुम रेसिस्ट नहीं करते हो तो ये मेरे लिए कोई भी मजेदार नहीं होने वाली है। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि एविल गॉड सवेरा बूचन की तरफ एक डिस्ट्रैक्शन रे नाम का अटैक कर दिया होता है और वो अटैक बूचन की तरफ आगे बढ़ रही होती है। और वही दूसरी तरफ हम बूचन को देखते हैं, वो तो बहुत ही तो शॉक में रहता है, मन ही मन में कह रहा था कि ओह नो भूमि की साइड से एविल गॉड को बाहर लाने के लिए मैं मेरे पूरे पावर को यूज कर चुका हूं, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पे कोई उपाय नहीं है? पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि बूचन के पीछे एविल गॉड सवेरा आ जाती है और वो बूचन को पकड़ने के बाद सीधा अपने बुवेस के अंदर घुसा लिया होता है। फिर वो बूचन को कह रही होती है ओह डियर सोनिल तुम कहाँ भाग रहे हो? और वहीं पे हम बूचन को देखते हैं, वो खुद को छुड़ाते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है मदर इन लोग प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं एक मैन हूँ, मेरे पास एक मैन का पार्ट भी है, अब अगर मेरे बॉडी को प्रोसेस कर भी लेती है तो अब उस पार्ट से क्या करेंगे? तो चलिए प्लीज बैठ के बात करते हैं। भोजन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा कह रही होती है उस मैन के पार्ट से मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, मैं सिर्फ उस पार्ट को काट दूंगी। तो चलो अब समय आ चुकी है तुम्हें मेरे साथ फ्यूज होने की। और ये बातों को सुनने का तो बूचन चिल्लाते हुए कह रहा होता है नहीं प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। और अचानक से हम सवेरे को देखते हैं, उसे कुछ महसूस होती है। फिर उसके बाद हमें दिखा रहा था कि कोई तलवार के वहां से सवेरे के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वही अटैक के कारण सवेरा बूचन से दूर चली जाती है। और उस अटैक किया हुआ तलवार को देखने के बाद सवेरा थोड़ा सीरियस हो जाती है। फिर वो कह रही होती है ओ अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड। फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि सवेरे के ऊपर अटैक करने वाली कोई और नहीं गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाया रहती है। और गाया को यहाँ पे देखने के बाद सवेरा कह रही होती है मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रही हूँ, अब मुझे समझ में आ रही है तुम इस तरह की जगह पे छुपे हुई हो। और वैसे क्या तुम्हें सच में लगती है कि तुम अकेले मुझे रोक सकती हो? तुम एक घोस्ट सोल के अलावा कुछ भी नहीं हो। और सवेरे की ये सब बातें को सुनने के बाद गाया कह रही होती है क्या तुम सच में विश्वास करती हो कि बूचन हेल्पलेस है? बूचन और अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड मेंटली लिंक है। फिर उसके बाद ही गाया अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड को कमांड देते हुए कह रही होती है अंडरवर्ल्ड अब तुम्हारी बारी, एविल गॉड को तुम्हारी रिलम पे लेके जाओ। फिर वो अपने हाथ पे रहे अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड को नीचे कर देती है और वही करने के कारण गाया के आसपास एक मैजिक सर्कल बन जाती है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सवेरा को दिखाती है, वो थोड़ी शॉक हो जाती है, शॉक होते कह रही थी कि क्या ये तो स्वॉर्ड एरे है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस एरे से बहुत सारे जंजीरें बाहर निकलता है और वो सभी जंजीरें एविल गॉड सवेरा को जकड़ लिया होता है। तभी हम देखते हैं कि सवेरा के सामने स्वॉर्ड लेडी आ जाती है। फिर वो एविल गॉड सवेरा को कह रही होती है ये बहुत ज्यादा फनी है, अब आप मेरी दुनिया में आ गई है, चाहिए आप जितना भी स्ट्रगल कीजिए आप ब्रेक फ्री नहीं हो सकते। उसके बाद हम उस स्वॉर्ड लेडी को देखते हैं, वो जोर जोर से हंसने लगती है, हंसते कह रही होती है वाह आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं एविल गॉड को कैप्चर कर लिया है, मैं पूरी जिंदगी भर प्राउड रहूंगी, बुढ़ी औरत अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। और उस स्वॉर्ड लेडी की बातों को सुनने का तुम्हें सवेरे को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, दांत पीसते कह रही थी कि क्या बुढ़ी औरत। फिर उसके बाद ही वो अपने शरीर से पावरफुल ऑरा को रिलीज करती है, स्वॉर्ड लेडी को कह रही होती है क्या तुम फिर से कहने की हिम्मत कर सकती हो? तभी हमें दिखा आता है स्वॉर्ड लेडी की वो सब जंजीरें जो सवेरे को जका के रखी होती है वो सब जंजीरें पे क्रैक पड़ने लगती है। और सामने के नजारा को देखने का तो हमें स्वॉर्ड लेडी को देखते हैं, उसके शरीर से तो पसीना आ रही होती है, शौक होते कह रहे थे कि क्या मेरी चेन टूट रही है? उसके बाद ही वो अचानक से गॉडेस ऑफ क्रिएशन के पीछे आ जाती है। फिर वो गाय को कह रही होती है मदर अब हमें क्या करना चाहिए? गाया कह रही थी कि सब कुछ सही है, ये तुम्हारी डोमेन है, अगर वो इस चेन को तोड़ भी देती है तो वो इस जगह से भाग नहीं पाएगी। तभी सवेरा कह रही होती है अभी के लिए तुम स्वयं मुझे रोक के रख सकती हो पर हमेशा के लिए नहीं, जब मेरी पावर धीरे धीरे इस जगह को पूरी तरीके से टेक ओवर कर लेगी मेरी नेक्स्ट टारगेट तुम हो मॉर्निंग स्टार। और वही सवेरे के सामने रह में बूचन को दिखाता है, उसे अचानक से पूरे शरीर पे दर्द होने लगता है। तभी अचानक से बूचन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है एविल गॉड की पावर होस्ट के शरीर पे 9% तक फैल गई है।
और बूचन की ये हालत को देखने के बाद बूचन के सामने में गाया और स्वाट लेडी को दिखाती है, जो बूचन को चिंता करने लगती है। तभी गाया कह रही होती है, बूचन क्या तुम सही हो? वे बूचन खसते हुए कह रहा होता है, अब मैं सही हूँ। पर अचानक से वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। फिर वो एविल गॉड सवेरे को कह रहा होता है, एविल गॉड अगर आप सच में मेरे बॉडी को इतना ज्यादा चाहती है तो कोशिश करके देखिए, मैं मेरे इस खुद के बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्योंकि मुझे खुद को रेस्क्यू करने के लिए मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन। आप मेरे बॉडी को कंट्रोल करने से पहले मैं खुद को रिवाइव कर लूंगा, फिर उस समय मेरा बॉडी आपकी टॉम्बो रहेगी। और बूचन की ये बातों को सुनने का एविल गॉड सवेरे को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद वो अचानक से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है, अपनी दांत पीसते हुए बूचन को कह रही होती है, ये करने का हिम्मत भी मत करना। सवेरे की ये बातों को सुनने का बूचन सीरियस होते हुए कह रहा होता है, ओ तो आप मुझे टेस्ट कर रही है। उसके बाद ये बूचन पेंडोरा के पावर को यूज करती है, बहुत सारे टेंटिकल बाहर निकाल लिया होता है और एविल गॉड सवेरे को जकड़ लिया होता है। और वही सामने में बूचन को देखते हैं, वो पेंडोरा के रिंग को पहनते हुए एविल गॉड को कह रहा होता है, मुझे खुद को रेस्क्यू करने के लिए एक न्यू उपाय ढूंढने की जरूरत है, तो कुछ समय के लिए आप यहाँ पे स्ट्रगल करते रहिए एविल गॉड। उसके बाद ये बूचन उस जगह से गायब हो जाता है। और बूचन पास से जाने के बाद गाया स्वॉर्ड लेडी को कह रही होती है, अंडरवर्ल्ड एविल गॉड को सही तरीके से सील करके रखो, हमें जितना पॉसिबल हो सके बूचन के लिए टाइम बाय करने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद स्वॉर्ड लेडी कह रही होती है, अच्छा ठीक है मदर। और भाई उन दोनों के साइड पे हमें एविल गॉड सवेरे को दिखाती है, वो एक छोटी सी स्माइल करती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, मॉर्निंग स्टार काफी निर्णायक व्यक्ति है, वो इस सिचुएशन से निकलने के लिए इतना बड़ा कदम ले लिया, कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ समय के लिए मुझे उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है, और वैसे भी आज नहीं तो कल मॉर्निंग स्टार तुम मेरी होने वाले हो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें लेटिया के प्लेस को दिखाती है और वहीं पर हम लेटिया को देखते हैं जो कि जगह पे बैठी रहती है और वो बूचन के साथ कॉल में बात कर रही होती है। फिर वो कह रही होती है, क्या तुम खुद को रेस्क्यू करना चाहते हो और फिर भी कोई भी आइटम यूज नहीं कर पा रहे हो? चल क्या रहा है, क्लियरली बताओ मुझे। बूचन कह रहा होता है, असल में बात है कि मदर एविल गॉड को रेस्क्यू करते समय सिरोने पे कुछ गड़बड़ी हो गया, वो अभी मेरे शरीर को प्रोसेस करना चाहती है। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लेटिया को दिखाती है, वो अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, शरीर से पसीना आ रही होती है। वह बूचन फिर से कंटिन्यूअली कह जा रहा होता है, इस सिचुएशन से निकलने के लिए मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। देख के ऐसा लग रहा है कि लिटिया तुम्हें अलविदा कहने का समय आ चुका है मेरे पास। और बूचन की ये बातों को सुनने का लिटिया तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने चेयर से उठते चिल्लाते कह रही होती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? डैम इट, वो बुड्ढी करना क्या चाहती है? और लिटिया को इतना गुस्सा होता हुआ सुनने के बाद बूचन कॉल में कह रहा होता है, लिटिया क्या हुआ है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? वह पे लिटिया कह रही होती है, बूचन तुम पैनिक मत हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगी। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, पर हम क्या कर सकते हैं? ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, तुम टेंशन मत लो, तुम जहाँ पे हो वहीं पे रुके रहो, मैं अभी आ रही हूँ। फिर उसके बाद लिटिया पे कॉल को कट कर देती है, पर वो अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, दांत पीसते कह रही होती है कि डैम इट, वो बुड्ढी औरत सभी लोगों को छोड़ के मेरी फियांसे को क्यों चूज किया? बूचन सिर्फ मेरी है और कोई भी बूचन को मेरे से छीन नहीं सकती है, कोई भी नहीं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम एक लाइब्रेरी को देखते हैं और वही लाइब्रेरी के अंदर लिटिया आ गई होती है। वो कुछ किताब चेक करते हुए कॉल में बूचन को कह रही होती है, बूचन मैंने ढूंढ लिया है, अगर तुम बिना आइटम के खुद को रेस्क्यू करना चाहते हो तो तुम्हें दो गॉडेस की जरूरत पड़ने वाली है। वो दोनों गॉडेस के पास दो तरह के पावर होने की जरूरत है, एक लाइफ और एक डेथ। इसका मतलब यह है कि गॉडेस ऑफ लाइफ और डेमोनेस ऑफ अंडरवर्ल्ड, इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। वैसे वो गॉडेस तो अभी गॉड रिलम पे है, पर वो डेमोनेस से हमें बहुत ही लंबे समय से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। ये बातों को सुनने का बूचन कह रहा होता है, ये सब कुछ सही है, मैं पहले गॉडेस ऑफ लाइफ को ढूंढता हूँ और बात रही डेमोनेस की, जब सही समय आ जाएगा तब हम उसे ढूंढ लेंगे। वैसे लिटिया तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने के लिए। और बूचन की बातों को सुनने के बाद मैं लिटिया को दिखाती है, वो पहले तो चुप रहती है, फिर वो कह रही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए वो बुड्ढी और तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल ना कर पाए, सिर्फ रहना, ठीक है? ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं समझ गया। तभी हमें दिखा आता है कि बूचन के पीछे उसके सभी वाइफ्स को जो उदास बैठी रहती है, और उस सभी को उदास देखने के बाद बूचन कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैं सही सलामत वापस लौट आऊंगा। ओ हाँ, यहाँ पे सिटीजन्स के मेमोरी को मैंने रिराइट कर दिया है, उस सभी के दिमाग में बूमे इम्प्रेस है। वैसे अब मुझे हेवन पे जाने के लिए यात्रा शुरू कर देना चाहिए। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद बूचन के पीछे रहे में उसके सभी वाइफ्स को दिखाती है जो फूट फूट के रो रही होती है। और उस सभी को रोता हुआ देखने के बाद बूचन कह रहा होता है, अरे तुम सभी रो क्यों रही हो? ऐसा तो नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ, चिंता मत करो, सब कुछ सही है, तुम सभी सिर्फ मेरे लिए इंतजार करो, मैं सही सलामत वापस लौट आऊंगा। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं, वो हेवन पे जाने के लिए उस जगह से निकल गया होता है। वो वहां से जाते हुए मनी मन में कह रहा होता है, मुझे हेवन पे पहुंचने से पहले मेरे डिमोनिक पावर को कंट्रोल करना चाहिए, तो चलो मेरे लवली वाइफ इनुन से मिलने जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सेम टाइम पे लिटिया के प्लेस को दिखाती है और वही लिटिया की जगह पे एविल गॉड का आई आ गई होती है। फिर वो सभी को कह रही होती है, मेरी सभी डॉटर्स क्या हुआ है? क्या तुम सभी खुश नहीं हो कि तुम्हारी मदर रेस्क्यू होने वाली है, या फिर तुम सभी तुम्हारी मदर के खिलाफ विद्रोह करने के बारे में सोच रही हो? और सबीरा की ये बातों को सुनने का तो उसके सामने रहा में इनुन, फेंग, यांसू और लिटिया को दिखाती है जो चुपचाप बैठी रहती है, कोई भी आंसर नहीं दे रही होती है। और उस सभी को चुप देने के बाद एविल गॉड सबीरा चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम सभी मुझे धोखा देने के बारे में सोच रही हो? सबीरा की ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, आप रेस्क्यू होने वाली है, इस पर मेरी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आपकी डॉटर होने के नाते मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगी, पर अब बूचन के बॉडी को कब्जा करना चाहती है, मैं ये परमिशन नहीं दे सकती। लिटिया की ये सब बातों को सुनने का सबीरा चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम वही
वहीं पे चुप हो जाओ। ये सब कुछ गॉडेस ऑफ क्रिएशन की बनाई हुई छल है और तुम सभी मेरी डॉटर हो। मैं तुम सभी को जो कमांड दूंगी चुपचाप मेरी कमांड को सुनोगी। पर अब एक ह्यूमन मैन के लिए तुम सभी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रही हो। पर अचानक से साइड पे रहे फेंगियांसु को दिखाती है। वो सभी की बातों को सुनने के बाद कह रही होती है, मदर हम आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है और ये जो मीटिंग है हम बहुत ही सावधानी के साथ विचार करने के बाद ही शुरू किया है। और वैसे भी आप इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचती है, पर हम इस दुनिया को रूल करने के बारे में सोचते हैं। अगर एक शब्द में कहा जाए तो आपकी डिजायर हम सभी के साथ मैच नहीं होती है। उसके अलावा भी आपकी वर्तमान योजना हमें बुचन की कीमत चुकाने वाले हैं और हम नहीं देख पा रहे कि ये हमारे लिए एक फेयर ट्रेड है। तो इसलिए आप हमें जो कुछ भी करने के लिए कह रहे हैं ये हमारे लिए कोई भी काम की नहीं है। और वैसे मदर आप एक ग्रो वुमन है, एक आदमी के लिए आप खुद की ही डॉटर के साथ फाइट कर रही है, क्या आपको शर्म नहीं आ रही है? और फेंगियांसु की बातों को सुनने के बाद में सबीरे को दिखाती है। वो थोड़ी शॉक हो जाती है, शॉक होते कह रही थी कि क्या तुमने अभी क्या कहा। उसके बाद वो अचानक से सीरियस हो जाती है। सीरियस होती है सभी को कह रही होती है, तुम मेरी डॉटर हो सकती हो लेकिन तुम्हारी बड़ी इच्छा से बंधित है और उसके तरफ भ्रष्ट हो गई हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम सभी अभी कहाँ पे खड़ी हुई हो। उसके बाद हम एविल गॉड सबीरे को देखते हैं, वो उस जगह से गायब होने लगती है। गायब होती है अपने सभी डॉटर को कह रही होती है, तुम सभी सब इंतजार करो, जब मैं वापस लौटूंगी तुम सभी अपना परिणाम भुगतने वाली हो। और सबीरे के वहां से जाने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, कांपती आवाज में लिटिया को कह रही होती है, लिटिया क्या ये सही है, हमने उसे ऑफेंड कर दिया है। यूनियन की बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, वो अगर मुझे पीटना चाहती है तो उसे कभी स्ट्रांग होने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है, अच्छा ठीक है, पर क्या हम फिर भी उसे रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे? ये बातों को सुनने का लिटिया कह रही थी कि जरूर, अगर हम उसे रेस्क्यू नहीं करेंगे तो उसके डिवाइन पावर को हम कैसे हासिल करेंगे? और वैसे भी जब उसे पता चल गई है कि हम उसके खिलाफ है तो हमें पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसकी जगह को छीन लूंगी और एक न्यू एविल गॉड बनूंगी। उसके बाद ये पूरी दुनिया मेरे सामने घुटने टेकेगी। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें यूनियन को दिखाती है। वो सब कुछ इग्नोर करती है, सीधा रूम पे आ गई होती है गेम खेलने के लिए। उसके बाद वो अपने सभी कपड़े को उतार दिया होता है और एक न्यू कपड़े पहनने के बाद गेम खेलने के लिए बैठ गया होता है। पर तभी अचानक हमें दिखा होता है कि यूनियन के पीछे कोई आ जाता है और वो धीमी कदमों से यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फिर हम फाइनली देखते हैं कि यूनियन के पीछे कोई और नहीं बोचन रहता है। वो पीछे से यूनियन की आंखों को ढक लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, गेस करो कौन है। और वहीं पर हम यूनियन को देखते हैं, अचानक से उसके रूम के अंदर कोई एंटर कर गया है। ये देखने के बाद वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, ओ नो मेरे रूम के अंदर परवर्ट घुस गया है। उसके बाद वो बेधड़क बोचन को पीटने लगती है और इसी कारण हम बोचन को देखते हैं, वो यूनियन की आंखों को छोड़ दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, अरे ये मैं हूँ तुम्हारी हस्बैंड। और बोचन को यहाँ पे देखने के बाद यूनियन शॉक होते कह रही होती है, बोचन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पर उसके बाद ही अचानक से उसे कुछ रियलाइज होती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए बोचन को वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे रुक जाओ, मैं जब कपड़े चेंज कर रही थी क्या तुम छुपके से देख रहे थे? यूनियन की बातों को सुनने का हमें बोचन को दिखा होता है। वो बहुत ही मुश्किल के साथ अपने हंसी को रोक के रखा होता है। फिर वो कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना, मैंने उस समय तुम्हारी बॉडी को नहीं देख पाया क्योंकि तुम उस समय जो भी हरकतें कर रही थी उस हरकतों को देखने के बाद मैं हंसने के लिए बिजी था। और ये बातों को सुनने के बाद यूनियन तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो चिल्लाते कहते कि डैम इट, क्या मैं सच में इतना अनअट्रैक्टिव हूँ? पर अचानक से हम बोचन को देखते हैं, वो खुद को शांत करता है। फिर वो कह रहा होता है, चलो ये सब छोड़ो, मैं लास्ट बैटल पे मेरे पूरे डेमोनिक पावर को यूज कर लिया है तो माना रिप्लेसमेंट के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और बोचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है। वो ब्लास्टिंग करते कह रही होती है कि क्या वो चीज फिर से? पर अचानक से हम बोचन को देखते हैं, वो यूनियन को ऊपर उठा लिया होता है। और ये देखने के बाद यूनियन ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, अरे तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो, मैं अभी तक राजी नहीं हुई हूँ। बोचन हंसते हुए कह रहा होता है, अरे राजी हो जाओ ना, बहुत ही लंबे समय के बाद हम दोनों अकेले में हैं। फिर उसके बाद ये बोचन धीरे धीरे यूनियन के करीब आता है और यूनियन के गर्दन पे किस करते हुए कह रहा होता है, और उसके साथ ही साथ बहुत ही लंबे समय हो गया कि हम एक दूसरे के इतना ज्यादा करीब हैं, तो हनी सिर्फ मेरे लिए क्या तुम ये नहीं कर सकती हो? ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है। वो फाइनली शांत होती है, ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, अच्छा ठीक है, पर जब मैं गेम खेलूंगी तब उस समय मुझे डिस्टर्ब मत करना। बोचन कह रहा था कि अच्छा ठीक है तुम गेम खेलो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ में दिखा आता है कि यूनियन बोचन के गोद पे बैठ के गेम खेल रही होती है, पर उसकी ध्यान गेम पे नहीं रहती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, आज बोचन का हाथ थोड़ा अनयूजुअल लग रही है। फिर उसके बाद वो बोचन को ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे तुम तुम्हारे हाथ को देखो, तुम कहाँ पे लेके जा रहे हो? ये बातों को सुनेगा तो बोचन कह रहा होता है, अरे ये तो नेचुरल सी बात है, मेरा हाथ तुम्हारी वेस्ट के ऊपर रहेगा। वैसे देख के ऐसा लग रहा है कि आज तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते अपने मुंह को दूसरी तरह घुमा लेती है। फिर वो कह रही थी कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। बोचन कह रहा था कि क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो तुम क्या चाहती हो, मैं मेरे हाथ को तुम्हारे शरीर के किस जगह पे रखूँ? और बोचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, ब्लास्टिंग करने लगती है। पर अचानक से बोचन पीछे से यूनियन को हक कर लिया होता है। उसके बाद ही यूनियन के गालों पे अपना गाल सहलाते हुए कह रहा होता है, ये कैसा है बताओ? ये बातों को सुनने के बाद हमें यूनियन को दिखाती है, वो तो बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग करने लगती है। ब्लास्टिंग करते कह रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा
ज्यादा करीब हो, बहुत ही ज्यादा करीब हो। फिर उसके बाद वो वुचन से दूर जाते हुए कह रही होती है तुम कुछ सेकंड के लिए रुक जाओ, मुझे शांत होने दो। और ये देखने का तो वुचन कह रहा होता है अरे अगर तुम इस तरह से करती रहती हो तो मैं मेरे पावर को रिस्टोर नहीं कर पाऊंगा। पर अचानक से हमें इनुन को दिखा आती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते ही मन ही मन में कह रही होती है अरे रुक जाओ। उसके बाद ध्यान देते कि इनुन वुचन से इतना अच्छी तरीके से प्लेजर महसूस किया है कि इनुन के ऊपर से पानी निकल गई होती है और वही पानी को चेक करते हुए वो मन ही मन में कह रही होती है ये मेरी साइड से निकली है। और इनुन के गुफा से पानी निकलता हुआ देखने के बाद हम वुचन को देखते हैं, वो इनुन के पीछे आ जाता है और इनुन के कानों में धीमे शब्द में कह रहा होता है मैं हमेशा तैयार हूँ, तुम सिर्फ एक शब्द कह दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम नहीं करना चाहती हो तो मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूंगा, तो तुम सिर्फ एक शब्द कह दो, हम हमारी मैरिज को एक रियल मैरिज बना देंगे। वैसे मैं एक लॉन्ग जर्नी के लिए जा रहा हूँ, पर सच तो ये कि मैं यहाँ से जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के एक बच्चे हो जाए, तो हनी वो शब्द मुझे कह दो, मैं सुनना चाहता हूँ। और वुचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें इनुन को दिखा आती है, वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है, ब्लासिंग कर रही होती है, अपना आँख ढक लिया होता है, फिर वो अपनी कांपते आवाज में कह रही होती है मैं असल में। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम वुचन को देखते हैं, वो वहाँ से जाने लगता है और वही पीछे हमें इनुन को दिखा आती है, वो चुपचाप बैठी रहती है, फिर वो मन ही मन में कह रही होती है मैं ये नहीं कर पाई। तभी हम वुचन को देखते हैं, वो वहाँ से जाने लगता है, जाते हुए इनुन को कह रहा होता है मेरा पावर रिस्टोर हो गया है हनी, तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, तो मैं भी गॉड रिलम पे जाने के लिए निकल रहा हूँ। और वुचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें इनुन को दिखा आती है, वो दूसरी तरफ मुंह करके चुपचाप बैठी रहती है। और ये देखने के बाद हम वुचन को देखते हैं, वो भी थोड़ा उदास हो जाता है, फिर वो खुद को शांत करता है। उसके बाद वो इनुन को कह रहा होता है मैं वादा करता हूँ मैं सही सलामत घर वापस लौटूंगा। ये बातों को सुनने के बाद हमें इनुन को दिखा आती है, वो फाइनली वुचन की तरफ मुड़ती है, फिर वो कह रही होती है क्या तुम सच कह रही हो। ये बातों को सुनने के वुचन कहते कि जरूर, तुम सिर्फ मुझे विश्वास करो। और वुचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें इनुन को दिखा आती है, वो ब्लासिंग कर रही होती है, रोते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ। फिर वुचन वहाँ से जाने के बाद ही हमें इनुन को दिखा आती है, वो बहुत ही तो उदास हो जाती है। उदास होती है वो खुद ही खुद से कह रही होती है या तक कि सिल्वी भी प्रेग्नेंट हो गई है, पर अभी भी मैं क्यों होल्ड करके रखी हूँ, मैं फाइनल स्टेप को क्यों नहीं ले पा रही हूँ। काश मैं सिल्वी के जैसे ब्रेव होती तो शायद ये हो पाती। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कसल को दिखाता है और वही कसल के अंदर हमें लिटिया को दिखाती है, जो एक जगह पे खड़ी रहती है और सामने देख रही होती है। पर अचानक से लिटिया के पीछे डायनी आ जाती है, फिर वो लिटिया को कह रही होती है मास्टर लिटिया क्या आपने मुझे बुलाई। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया थोड़ी सीरियस हो जाती है, फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है डायनी तुम मेरी कॉल को पहले से आंसर क्यों नहीं दिया। ये बातों को सुनने के बाद हमें डायनी को दिखाती है, वो तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है कि असल में बात यह है कि फिर वो मनी मन में कह रही होती है क्या उसे पता चल गया है कि मैं मास्टर जिया इनुन की स्पाई हूँ। तभी लिटिया कह रही होती है चलो ये सब छोड़ो, ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ ये ध्यान में रखना है कि ये सब कुछ नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए टास्क है। ये बातों को सुनने के बाद डायनी कह रही होती है हाँ जरूर मास्टर लिटिया प्लीज अब बताइए क्या टास्क है। फिर उसके बाद ही डायनी मन में कह रही होती है किस्मत से मैं बार बार बच गई, वो अभी तक मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानती है। अचानक से लिटिया कह रही होती है डायनी हमारे फोर्सेस को बुलाओ, हम बैटल के लिए प्रिपेयर होने वाले हैं। और लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद हमें डायनी को दिखाती है, वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, कंफ्यूजन में कह रही होती है कि क्या बैटल, वैसे मास्टर लिटिया हमारी टारगेट कौन है। लिटिया कह रही थी कि जरूर हेवन, हम हेवन को डिस्ट्रॉय करने के बाद गॉडेस ऑफ लाइफ को कैद कर लेंगे, फिर उसके बाद ही फिंग सोच अंडरवर्ल्ड डिमोनेस को ढूंढ लेंगी, उसके बाद ही मैं अंडरवर्ल्ड डिमोनेस को भी कैद कर लूंगी, तभी जाकर रिचुअल कंप्लीट हो पाएगी और एविल गॉड की पोजीशन को मैं हासिल कर पाऊंगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें वुचन को दिखा आता है, वो हेवन पे आ गया होता है जो गॉडेस के घर है। फिर उसके बाद वो सामने देखते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है इस जगह पे जो वैरियर है वो अलग अलग डिमोन के ऊपर अलग अलग इफेक्टिव है, हेवन से जैसे उम्मीद थी वैसे ऑर्डिनरी डिमोनेस तो इस बैरियर के करीब भी नहीं जा सकती है। अगर मैं सही से गेस करूँ तो बिना प्रॉब्लम के लिटिया और पेंडरा इस बैरियर के करीब जा सकती है, पर मुझे अंदर जाने के लिए कुछ उपाय ढूंढने की जरूरत है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि वुचन के पीछे एविल गॉड सवेरा आ जाती है, फिर वो धीमी साउंड में वुचन को कह रही होती है मेरी डियर सोनी लो, इस बैरियर को तोड़ना है मेरे लिए एक बच्चों जैसे खेल है। और सवेरा को यहाँ पे देखने के बाद हम वुचन को देखते हैं, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, शॉक होते करते कि क्या आप यहाँ पे क्या कर रही है। ये बातों को सुनने के बाद सवेरा कह रही होती है ओह मेरी डियर सोनी लो, क्या तुम सरप्राइज हो गए, कितना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत ही मशक्कत करने के बाद मैं बाहर आ पाई हूँ, पर फिर भी अंत पे मैं गॉडेस ऑफ क्रिएशन को बस में कर लिया है। उसके बाद हमें गॉडेस ऑफ क्रिएशन को दिखा आती है जो सवेरा ने बहुत ही अच्छी तरीके से बांध कर रखी होती है। तभी सवेरा वुचन को फिर से कह रही होती है अभी के लिए गए तो खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, तो चलो छोड़ो कुछ समय के लिए उसे अकेले रहने दो। फिर उसके बाद ही सवेरा वुचन के गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए कह रही होती है चिंता मत करो, जब मैं तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगी मैं तुम्हारी कॉन्सिक्वेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगी। उसके बाद ही वो वुचन को पकड़ने के बाद अपने बुबिस के अंदर घुसा लेती है, फिर वो कह रही होती है तुम हमेशा मेरी अंदर जिंदा रहोगे, तो रेसिस्ट करना बंद करो और चलो हम दोनों एक हो जाते हैं। और वही दूसरी तरफ हम वुचन को देखते हैं, वो सवेरे के बातों को सुनना तो दूर की बात, वो तो सिर्फ सवेरे के बड़े बड़े संतरे की तरफ देख रहा होता है, उसका नोज ब्लीडिंग हो रहा होता है, मन ही मन में कह रहा होता है कि आज एक घंटा में आपकी बातों को विश्वास करने वाला हूँ। पर चाहे जो भी हो ये दो संतरे बहुत ज्यादा सॉफ्ट है,
पर अचानक से हमें दिखा था कि बोचन के पीछे से कोई बोचन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और उस जगह पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पर हम बोचन को देखते हैं उस अटैक को बहुत ही मुश्किल के साथ डॉज कर दिया होता है। फिर उसके बाद बोचन सामने देखते खुद ही को से कह रहा होता है, डैम इट, अभी यहाँ पे क्या हुआ। पर तभी हमें फाइनली दिखा होता है कि बोचन के ऊपर अटैक करने वाला कोई और नहीं, गॉडेस ऑफ लव वो जुयान रहती है। फिर वो बोचन को कह रही होती है, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि तुम खुद इस जगह पे आओगे। और गॉडेस ऑफ लव की ये बातों को सुनने का हमें दूसरी तरफ एविल गॉड सवेरे को दिखाती है। वो बोचन को कह रही होती है, तुमने सभी का दिल तोड़ दिया है, मेरी सन इन लॉ से जैसे उम्मीद था। सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद बोचन कह रहा होता है, आप ये क्या कह रही है। तभी सवेरा कह रही होती है, अभी ये सब कुछ छोड़ो, अब तुम सोचो कि तुम तुम्हारे लेडी फ्रेंड को कैसे हैंडल करने वाली हो। और सवेरा की ये सब बातों को सुनने के बाद हम बोचन को देखते हैं, वो तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, डरते हुए कह रहा होता है, पर वो तो गॉडेस ऑफ लव है, वो इतना तो गुस्सा कैसे हो सकती है। सवेरा कह रही होती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अभी उसकी जो करंट स्टेट है वो पहले सिल्वी की जैसी है। तुम्हारे लिए उसके दिल में जो नफरत है वही नफरत उसे अलग पर्सन बना दिया है। सिर्फ डिफरेंट यह है कि सिल्वी डीमन बन गई थी, पर ये गॉडेस ऑफ लव की डिवाइन पावर चेंज हो गई है। पर अभी के लिए सच तो यह है कि जब वो तुम्हारे जैसे स्कम्बग के ऊपर अटैक करती है तो उसकी अटैक पावर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अगर तुम उसकी डिवाइन फ्लेम से जल जाते हो तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं है, या तक कि मैं भी तुमसे अलग हो जाऊंगी। सवेरे की ये सब बातों को सुनने का तो बोचन कह रहा होता है, क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो मुझे अंडरवर्ल्ड डेमन उसको ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है। सवेरा कह रही होती है, क्या तुम इडियट हो? तुम जितना आसान सोच रहे हो ये इतना भी आसान नहीं है। और अचानक से उन दोनों के साइड पे रहे में गॉडेस ऑफ लव को दिखा आती है, जो बोचन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, मॉर्निंग स्टार, तुमने लव पॉइजन बनाने के लिए मेरी शरीर से पानी निकालने का साहस किया है, आज मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगी। उसके बाद हम गॉडेस ऑफ लव को देखते हैं, वो वोचन को अटैक करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करने लगती है। और गॉडेस ऑफ लव की ये बातों को सुनने का हमें दूसरी तरफ सवेरा को दिखा आती है, वो वोचन को कह रही होती है, क्या तुमने लव पॉइजन बनाने के लिए उसका शरीर से पानी निकाल लिया? छे, मैं स्पीचलेस हूँ। पर तभी हम गॉडेस ऑफ लव को देखते हैं, वो अपना पावरफुल अटैक बोचन के ऊपर कर दिया होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उस जगह से जब धुआं हटता है वो पूरा जगह धूल में बदल गया होता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद हमें गॉडेस ऑफ लव को दिखाती है, वो अचानक से बहुत ज्यादा पैनिक होने लगती है, डरी हुई रहती है, मन ही मन में कह रही होती कि क्या ये ऑलरेडी खत्म हो गया? अगर खत्म हो गई है तो मुझे रिलीफ महसूस क्यों नहीं हो रही है, मुझे खुश महसूस क्यों नहीं हो रही है? क्या हो सकता है कि मैं अभी भी उसे नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर लिया है, इसी कारण मैं इस तरह की बातें सोच रही हूँ। पर तभी अचानक हम देखते कि गॉडेस ऑफ लव के पीछे से कोई कह रहा होता है, क्या तुम मुझे और एक बार जला सकती हो? और अभी पे गॉडेस ऑफ लव जब पीछे मुड़ के देखती है, उसके पीछे कोई और नहीं, बोचन रहता है, वो भी सही सलामत रहता है। और बोचन को सही सलामत देखने के बाद गॉडेस ऑफ लव शॉक होती है, कह रही होती है कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकती है? और वही दूसरी तरफ हम बोचन को देखते हैं, वो हंसते गॉडेस ऑफ लव को कह रहा होता है, अरे क्या तुम मेरे बातों को सुन नहीं पा रही हो? मैं कह रहा हूँ कि क्या तुम मुझे और एक बार जला सकती हो? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें लिटिया के प्लेस को दिखाती है। और वहीं पे हम लिटिया को देखते हैं जो एक जगह पे खड़ी रहती है, और उसी के पैरों के नीचे हम डायनी को देखते हैं, वो लिटिया के पैर को पकड़ने के बाद फूट फूट के रो रही होती है, रोते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, प्लीज मास्टर लिटिया आप शांत हो जाइए, अगर आप हेवन के खिलाफ युद्ध शुरू कर देती है तो पूरी दुनिया में युद्ध फैल जाएगी, आपको शांत होने की जरूरत है, मास्टर लिटिया प्लीज आप शांत हो जाइए। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें गॉडेस ऑफ लव जुयान को दिखाती है, वो बोचन के बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, शॉक होते करती कि क्या तुमने अभी क्या कहा? ये बातों को सुनने के बाद बोचन कह रहा होता है, मैंने कहा कि क्या तुम मुझे फिर से जला सकती हो? तभी उन दोनों के साइड पे हमें सवेरा को दिखाती है, वो बोचन को कह रही होती है, अगर तुम्हारा प्यार उस औरत के लिए जेन्युइन है तो गॉडेस ऑफ लव की अटैक तुम्हारे ऊपर कोई भी इफेक्टिव नहीं रहेगी। तभी हमें दूसरी तरफ गॉडेस ऑफ लव को दिखाती है, वो बोचन के बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा एम्ब्रेस हो जाती है, एम्ब्रेस होते हुए बोचन को कह रही होती है, मॉर्निंग स्टार क्या तुम मुझे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रही हो? ये बातों को सुनने के बाद बोचन कह रहा था कि ऑनेस्टली कहूँ, नहीं, मैं तुम्हें कोई भी ह्यूमिलेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी अटैक मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं हॉट स्प्रिंग पे नहा रहा हूँ, पर अब मुझे लग रहा है कि ये काफी नहीं है, तो क्या तुम दूसरी बार मेरे ऊपर अटैक कर सकती हो? और बोचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें गॉडेस ऑफ लव को दिखाती है, वो अचानक से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है, सीरियस होते कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसके बाद वो अपने दोनों हाथों पे दोनों बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार कर लिया होता है, फिर उसके बाद वो अपने दोनों हाथों के अटैक को कंबाइन करके बोचन के ऊपर कर दिया होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पे गॉडेस ऑफ लव की अटैक जब खत्म होती है तो बोचन को एक खरोच भी नहीं आया होता है, वो एकदम सही सलामत रहता है। उसके बाद बोचन अपने शरीर को चेक करते हुए खुद ही कह रहा होता है, मुझे पता था मैं एकदम सही हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं हॉट स्प्रिंग पे नहा रहा हूँ, वार्म, कंफर्टेबल और प्यार। और बोचन की ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ लव ब्लशिंग करते कह रही होती है, तो तुम ये क्या कह रहे हो? ये हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें अभी भी प्यार करूं। पर अचानक से हम बोचन को देखते हैं जो तेजी के रफ्तार के साथ गॉडेस ऑफ लव के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, फिर वो कह रहा होता है, डार्लिंग। और बोचन को इतना करीब देने के बाद गॉडेस ऑफ लव शॉक होती है, कह रही होती है, तो तुम ये क्या करने जा रहे हो? मुझसे दूर रहना। पर हमें बोचन को दिखाता है वो सब कुछ इग्नोर करते हैं, गॉडेस ऑफ लव के कमर को पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींच लिया होता है। उसके बाद ही वो गॉडेस ऑफ लव की आंखों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, जुयान, मैं तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और सिर्फ यही कारण है जो तुम्हारी अटैक मेरे ऊपर कोई भी इफेक्टिव नहीं है।
और हाँ, तुम जो लाभ पॉइजन की बात कर रही हो, वो लाभ पॉइजन मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि मैं डिमोनियस को कैद करके दुनिया को बचा सकूं। और बुचन को इतना तक करीब देने के बाद और बुचन की ये सब बातों को सुनने के बाद मैं गॉडेस ऑफ लाभ को दिखाती है, उसकी पूरी फेस रेड हो गई होती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, तुम मेरी नाम को इस तरह से कैजुअली मत कहना, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करने वाली हूँ। पर अचानक से हम बुचन को देखते हैं, वो गॉडेस ऑफ लाभ जुयान को किस करने लगता है, पर जुयान अपने होठ को बंद करके रखती है। ये देखने का तो बुचन जुयान के आंखों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, जुयान मैं तुम्हें हमेशा बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते आया हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें गॉडेस ऑफ लाभ को दिखाती है, वो फाइनली शांत होती है, नम आंखों से बुचन की तरफ देखते हुए कह रही होती है, तुम डिस्कैपेबल, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ। वैसे क्या तुम सिर्फ मेरे लिए यहाँ पे आए हो? ये बातें को सुनने का तो बुचन कह रहा था कि नहीं, गॉडेस ऑफ लाइफ इवा को मैं ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या वो अभी यहाँ पे है? और बुचन की ये बातों को सुनने का तो गॉडेस ऑफ लाभ को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, गुस्से में थरथर कांप रही होती है। और ये देने का तो बुचन कह रहा था कि अरे क्या हुआ है, तुम थरथर कांप क्यों रही हो? बुचन की ये बातों को सुनने के बाद जुयान कह रही होती है, तुम इतने सारे मीठे मीठे शब्द कहने के बाद अब तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ पे दूसरी औरत से मिलने के लिए आए हो। काश मैं तुम्हें यहीं पे जला पाती। उसके बाद अचानक से हम गॉडेस ऑफ लाभ को देखते हैं, वो अपनी सबसे पावरफुल अटैक बुचन के ऊपर कर दिया होता है। वे चिल्लाते हुए कह रहे थे कि हेल्प पे जाओ, और भाई पे बुचन कह रहे थे कि अरे मुझे माफ कर देना डार्लिंग, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सेम टाइम पे हेवन को दिखा होता है। तभी हम एक हॉल को देखते हैं और वही हॉल के अंदर हमें लिलिथ को दिखा होती है, वो किसी के सामने आ गई होती है और वो किसी को ग्रीट करते हुए कह रही होती है, गॉडेस ऑफ लाइफ मैं रिटर्न आ गई हूँ, आपने मुझे जो टास्क कंप्लीट करने के लिए दिया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तभी हमें फाइनली दिखा होता है कि लिलिथ के सामने कोई और नहीं, गॉडेस ऑफ लाइफ इवा रहती है। वो डायरेक्टली लिलिथ को हग कर लिया होता है, अपने बुबेस के अंदर भर लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, फाइनली मेरी बेबी डॉटर फाइनली वापस आ गई है, मम्मी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है। पर हमें लिलिथ को दिखाती है, वो इवा से दूर जाते हुए कह रही होती है, मदर प्लीज मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कीजिए और मैं एक ग्रो वुमेन हूँ। उसके बाद अचानक से हम लिलिथ को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। फिर वो इवा को कह रही होती है, ब्रिलियंट ऑर्गन किंगडम पे मैंने जो कुछ भी काम किया है वो सब कुछ मैंने रिपोर्ट करने के लिए आई हूँ, तो मॉम क्या आप सीरियस हो सकती है? और लिलिथ की ये बातों को सुनने के बाद हमें इवा को दिखाती है, वो अचानक से उदास हो जाती है। उदास होती है लिलिथ को कह रही होती है, हे भगवान मेरी डॉटर एडल्ट होने के बाद बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई है। तभी लिलिथ कह रही होती है, प्लीज मदर आप सीरियस हो जाइए। पर अचानक से हम इवा को देखते हैं, वो ब्लास्टिंग करते लिलिथ को कह रही होती है, वैसे क्या तुम ब्रिलियंट ऑर्गन किंगडम से मॉर्निंग स्टार से मिली? मैंने तुम्हें जैसे कही थी क्या वो वैसा ही है, पावरफुल, डैशिंग, हैंडसम। इवा की ये बातों को सुनने के बाद लिलिथ कह रही होती है, वो तो पूरा समय आर्मर के पीछे छुपा हुआ था, मैं तो ये भी नहीं देख पाई कि वो कैसा दिखता है, और वैसे भी वो मेरी दुश्मन है। पर वो असल में ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड को मार दिया और मॉन्स्टर भी मिसिंग है। और लिलिथ की ये बातों को सुनने के बाद इवा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, खुश होते कह रही होती है, मेरी मैं उससे जैसे उम्मीद था, यहाँ तक कि टॉप 10 ब्रेव वॉरियर भी उसका कोई मैच नहीं है। और इवा बुचन को तारीफ कर रही है, ये देने के बाद लिलिथ तो बहुत ज्यादा एनोइंग फील करने लगती है। फिर वो इवा को कह रही होती है, मदर प्लीज आप खुद को कंट्रोल कीजिए, मुझे तो लगती है कि मॉर्निंग स्टार ब्रेव वॉरियर ऑफ ग्रीड के जैसा ही है। पर उसके अधिपत को करते हुए इवा कह रही होती है, नहीं तुम गलत हो, बुचन पास्ट पे एक एक्सीलेंट ह्यूमन लीडर था। तो डॉटर क्या तुम मेरी बातों को विश्वास नहीं करती हो? पूरी दुनिया में सिर्फ इकलौता मॉर्निंग स्टार एक्सीलेंट मैन है। और इवा की ये बातों को सुनने के बाद में लिलिथ को दिखाती है, वो अचानक से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। फिर वो कहती है कि नहीं मैं आपकी बातों पे विश्वास नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद वो अचानक से बुकू के बारे में याद करने लगती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए इवा को कह रही होती है, मैं एक आदमी को जानती हूँ, वो मॉर्निंग स्टार से 1000 गुना नहीं 10,000 गुना बेहतर है। और लिलिथ की ये बातों को सुनने के बाद इवा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, स्माइल करते हुए कह रही होती है, ओह माय मैं समझ सकती हूँ, जब कोई औरत किसी आदमी के प्यार में गिर जाती है तब उसे लगने लगती है कि उसी का मैन पूरी दुनिया का बेस्ट मैन है। फिर उसके बाद ही इवा लिलिथ की तरफ देखते हुए कह रही होती है, वैसे अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो उसे अपने घर पे लेके आना चाहिए और तुम्हारी मदर से मिलाना चाहिए, है ना? लिलिथ कह रही होती है, हम दोनों का रिलेशनशिप क्लियर नहीं है और वैसे भी ब्रिलियंट ऑर्गन किंगडम के बैटल के बाद वो गायब हो गए। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि लिलिथ के फोन में मैसेज आया होता है। वो अपने फोन को चेक करते हुए इवा को कह रही होती है, मदर आप कुछ सेकंड के लिए रुक जाइए, मेरे फोन में मैसेज आया है। और ये बातों को सुनने के बाद इवा तो ब्लास्टिंग कर रही होती है, खुश होती कह रही होती है, वो कौन है, क्या तुम्हारी लवर है? पर हम लिलिथ को देखते हैं, वो इवा को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगती है। ये देखने के बाद पीछे से इवा कह रही होती है, उसे जरूर यहाँ पे लेके आना, ठीक है? सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम बुचन को देखते हैं जो एक जगह पे खड़ा रहता है और उसी के सामने लिलिथ आ गई होती है। और बुचन को यहाँ पे देखने के बाद कह रही होती है, बुकू तुम हेवन पे क्या कर रही हो? बुचन कह रहा था कि मैं गॉडेस से मिलने के लिए आया था, पर अचानक से मुझे याद आ गया कि तुम भी यहाँ पे रहती हो, तो और वैसे भी मुझे तुम्हें कुछ पूछना है। पर मैंने ये सच में उम्मीद नहीं कर पाया था कि तुम्हें बुलाने के बाद सच में तुम यहाँ पे आ जाओगी। ये बातों को सुनने के बाद लिलिथ हंसते कह रही होती है, मैं ये बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम सही हो। उसके बाद ही वो अचानक से बुचन को हक कर लिया होता है। बुचन के सीने में सिर रखते हुए कह रही होती है, मुझे डर थी कि वो स्कम्बग मॉर्निंग स्टार तुम्हें मार दिया है। ये बातों को सुनने का तो बुचन कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, वो बंदा मुझे कभी भी हर्ट नहीं कर सकता है। और बुचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिलिथ को दिखाती है, वो तो खुश हो जाती है, पर अचानक से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसके बाद ही वो बुचन को कह रही होती है, ओ हाँ चलो मैं तुम्हें मेरी मदर से मिलाने
दिखाने ले जाती हूँ, वो तुम्हें देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पर हम इभा, लिलित और भूचन को देखते हैं, वो सभी एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहा होता है और वहीं पे भूचन तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है, पैनिक रहता है, उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ रहता है। वो अपनी कांपती आवाज में इभा को कह रहा होता है इभा, पर अचानक से हम इभा को देखते हैं, वो लिलित को कह रही होती है, मेरी डियर डॉटर, क्या तुम गेस्ट के लिए एक कप चाय लेके आ सकती हो? ये बातों को सुनने के बाद लिलित कह रही होती है हाँ जरूर। फिर उसके बाद लिलित चाय लाने के लिए उस रूम से चली जाती है और लिलित वहां से जाने के बाद हमें इभा को दिखाती है, वो अचानक से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। सीरियस होती है, वो भूचन को कह रही होती है मैं जानती थी ये तुम हो। और वही पे हम भूचन को देखते हैं, वो तो बहुत ही डरा हुआ रहता है, पैनिक रहता है, पूरे शरीर में पसीने से लथपथ रहता है। फिर वो अपनी कांपते हुए में इभा को कह रहा होता है मैडम गॉडेस आप कैसी हैं? फिर उसके बाद भूचन मन में कह रहा होता है ओह नो, इवा तो लाइफ फोर्स सेंस कर सकती है, कोई भी ऑर्डिनरी इल्यूजन उसके ऊपर काम नहीं करने वाली है। पर अचानक से हमें इवा को दिखाती है, वो स्माइल करते हुए भूचन को कह रही होती है मैं बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस कर रही हूँ, मैं तुम्हें फिर से देख पाई, पर मैं एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। उसके बाद हम इवा को देखते हैं, वो भूचन के करीब जाती है और भूचन के कान में आके धीमी शब्द में कह रही होती है मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं, भूचन, बुकू या फिर मॉर्निंग स्टार? सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम इभा को देखते हैं जो अपने शरीर के सभी कपड़े को धीरे धीरे उतारने लगती है। फिर वो भूचन को कह रही होती है ओ तो तुम कहना चाहते हो कि लिलित के साथ तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो मैं जो सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलो अगर मैं तुम्हें सही से गेस करूँ तो तुम तुम्हारे आईडी को छुपाने के बाद लिलित को अप्रोच किया, उसके बाद ही चुपके से ब्रेव वॉरियर कैंप पे घुस गए। फिर उसके बाद तुम्हारे चार्म के कारण लिलित तुम्हारे प्यार में गिर गई, पर अब वो तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती है, पर उसे पता भी नहीं है तुम्हारा असली आइडेंटिटी क्या है। और इभा की ये सब बातों को सुनने के बाद, इभा के एकदम सही सही गेस को सुनने के बाद हमें भूचन को दिखाता है, उसका सर से पसीना आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा पैनिक रहता है। फिर वो इभा को कह रहा होता है अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि गॉडेस ऑफ क्रिएशन ने मुझे मिशन दिया है कुछ करने के लिए, क्या तुम विश्वास करोगी? भूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें इभा को दिखाती है, वो अपने जगह से उठ जाती है। फिर वो धीरे धीरे भूचन की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रही होती है तुम्हें विश्वास करूँ? जरूर मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ, क्योंकि तुमने कहा था कि मैरिज रिंग बनाने के लिए ताकि डेमोनस को तुम कंट्रोल कर सको, तो तुमने अभी तक जो कुछ भी किया है ये सब कुछ मिशन का हिस्सा है ना? ये बातों को सुनने का भूचन के शरीर से तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि वेल अगर तुम कह रही हो। और अचानक से हम इभा को देखते हैं, वो सीधा भूचन के गोद पे बैठ जाती है। फिर वो अपने कपड़े को धीरे धीरे उतारती है, भूचन के आधे बात को काटते हुए कह रही होती है असल में सच क्या है मैं इसको लेकर परवाह नहीं करती, मुझे सिर्फ परवाह है कि तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं, या फिर अभी तक जो कुछ भी हुआ है सब कुछ तुम्हारे लिए गेम है। और इभा की ऐसा बातों को सुनने का था हम भूचन को देखते हैं, उसके पूरे शरीर में पसीना रहता है। मन में कह रहा था कि हे भगवान मुझे इस तरह के और कितने सारे टॉप एग्जाम देना होगा। उसके बाद वो अपने कांपते आवाज में इभा को कह रहा होता है तुम सभी के ऊपर मेरे जो फीलिंग्स हैं वो सब कुछ सच है, तो ज़्यादा मत सोचो मेरे डियर। और भूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें इभा को दिखाती है, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, स्माइल करते हुए कहती है कि मैं जानती थी तुम बेस्ट हो, तुम दुनिया के बेस्ट मैन हो। उसके बाद ही वो अचानक से भूचन को किस कर लिया होता है। फिर उसके बाद वो भूचन को पकड़ने के बाद सीधा लेटा दिया होता है और वो भूचन के ऊपर चढ़ जाती है और वो भूचन के डंडे को सक करने लगती है जब तक कोई चीज़ निकल नहीं जाता है, और वो चीज़ निकलने के बाद ही वो उस चीज़ को पी लेती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वही हम देखते हैं कि इवा ने भूचन के डंडे से सब कुछ निचोड़ लिया है और वही भूचन का हालत बहुत ही गंदा हो गया होता है, वो बहुत ज़्यादा थक गया होता है। और वही भूचन के दूसरी तरफ हमें इवा को दिखाती है, वो भूचन के सब कुछ पीने के बाद बैठ जाती है। फिर वो भूचन को कह रही होती है ओह तो तुम अंडरवर्ल्ड डिमोन्स को जानकारी के लिए तुम यहाँ पे आए हो, वैसे मैंने उससे 100 सालों पहले एक बार डील किया था। और इवा की ये बातों को सुनने का भूचन तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, शौक होते कहते कि क्या तुमने उसके साथ फाइट किया था, पर तुमने उसे हराया कैसे? क्या नॉर्मली गॉडेस डिमोन्स से कमजोर नहीं होती है? ये बातों को सुनने का इवा कह रही होती है हाँ ये सच है, पर यहाँ पे कुछ रीजन है। अंडरवर्ल्ड मिंग जी मरना चाहती थी, जब मैंने उसके ऊपर फाइनल अटैक किया था तब उसने मेरी अटैक को रेसिस्ट नहीं किया। मैं तो पहले सोच रही थी कि ये उसकी कोई ट्रिक है। ये बातों को सुनेगा तो भूचन तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, शौक होते कह रहा होता है कि ओह तो तुम्हारी बातों का मतलब ये है कि डिमोनेस ऑफ अंडरवर्ल्ड मर गई है। भूचन की ये बातों को सुनने के बाद इवा स्माइल करते हुए कह रही होती है शायद हो सकती है कि वो जिंदा है या फिर ना भी, मैं श्योर नहीं हूँ, पर अभी के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो, चलो शादी कर लेते हैं। और इवा की ये बातों को सुनने के बाद इवा के पीछे रहे हमें लिलित को दिखाती है, वो चाय लेके आ रही होती है, पर अचानक से इवा की ये बातों को सुनने के बाद उसके हाथों से वो चाय का कप गिर जाती है। लिलित तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में रहती है, कंफ्यूज होती है, वो इवा को कह रही होती है कि क्या शादी, मदर आप ये क्या कह रही है, आप बुकू को शादी कराना चाहती है, पर क्यों? ये बातों को सुनने के बाद इवा कह रही होती है हाँ क्या ये सही नहीं है, तुम तो हमेशा
चाहती थी कि मैं मॉर्निंग स्टार को भूल जाऊं। और इवा की ये बातों को सुनने के बाद लिलित तो और भी ज्यादा पैनिक हो जाती है। पैनिक होते कह रही थी कि नहीं ये गलत है, आप दोनों की मुलाकात अभी अभी हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप बुकू के सामने इस तरह का ड्रेस क्यों पहन के रखी है। ये बातों को सुनने के बाद इवा ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है सच तो यह है कि बुकू का असली नाम बुचेन है और हम दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हो गए, यहाँ तक कि उसने मुझे डेयर करके बुलाया है। फिर उसके बाद वो बुचेन की तरह मुड़ते कह रही होती है बुचेन क्या ये सही नहीं है। ये बातों को सुनने का तो बुचेन करते कि हाँ हाँ एकदम सही है। फिर उसके बाद हम इवा को देखते हैं, वो लित को कह रही होती है पर डॉटर तुम्हें देख के लग रही है कि तुम ये न्यूज को सुनने के बाद खुश नहीं हो, और वैसे भी तुम और बुचेन तो फ्रेंड हो तो इस पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिलित को दिखाती है, वो अचानक से बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। सीरियस होते कह रही थी कि वेल हम फ्रेंड है पर सिर्फ हम फ्रेंड नहीं है, असल में सच तो ये है। पर अचानक से लिलित खुद को रोक देती है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है नहीं मैं ये कह नहीं सकती। फिर उसके बाद वो दौड़ के वहां से जाने लगती है, रो रही होती है, रोते हुए मन मन में कह रही होती है मैं जानती हूँ कि मैं बुकू को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ पर सिर्फ जोड़ आवाज में मैं ये कह नहीं सकती हूँ। तभी दूसरी तरफ हम बुचेन को देखते हैं, लिलित के वहां से जाने के बाद वो इवा को कह रहा होता है इवा तुमने ये पर्पसली किया है ना, तुमने ऑलरेडी सेंस कर लिया था कि लिलित यहाँ पे आ रही है पर तुमने खुद को नहीं रोका और कंटिन्यूअसली कह जा रही थी। ये बातों को सुनने के बाद इवा बुचेन को कह रही होती है अगर मैं उसे पुश नहीं करती हूँ तो वो समझ नहीं पाएगी उसके दिल में क्या फीलिंग्स है। और इवा की ये बातों को सुनने के बाद बुचेन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होते कह रहा था कि तो तुम कहना चाहते हो कि तुम उसे मदद कर रही हो मेरे साथ उसकी रिलेशनशिप है, ये जानने के बाद तुम गुस्सा नहीं हो। और अचानक से बुचेन खुद को शांत करता है, फिर वो कह रहा होता है क्या तुम अपनी डॉटर को इस तरह से हर्ट करना चाहती हो। ये बातों को सुनने के बाद इवा कह रही होती है मेरी डॉटर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। फिर उसके बाद अचानक से हम इवा को देखते हैं, वो अपनी जगह से उठ जाती है। फिर वो बुचेन को कह रही होती है अच्छा ठीक है आपने उसको लेकर बहुत सारी बातें कर लिया है, अब जब आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया है तो हमें उस पर लौटना चाहिए। बुचेन कंफ्यूज होती है, कह रहा होता है क्या लौटना है कहाँ पे। ये बातों को सुनने के बाद इवा कह रही होती है उस जगह पे, चलो शुरू करते हैं। और ये बातों को सुनने के बाद बुचेन चिल्लाते हुए कह रहा था कि ओ नो कोई मुझे मदद करो। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पे हम बुचेन को देखते हैं, वो उबा से लेते हुए नींद से उठता है, वो बहुत ज्यादा थका हुआ रहता है, शायद रात पे बहुत सारा काम किया है। फिर उसके बाद हम बुचेन को देखते हैं, वो आगे पैदल चल रहा होता है। अचानक से वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कल पूरी रात हमने जंगले की तरह काम किया है, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे पूरे बॉडी को निचोड़ लिया गया है। वैसे अंडरवर्ल्ड डिमोनियस मर कैसे गई, मेरे सिस्टम ने मुझे इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन तो नहीं दिया है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि बुचेन के साइड पे सवेरे के 16 जाती है। फिर वो बुचेन को कह रही होती है तुम्हारे मदर इन लॉ होने के नाते मैं तुम्हारे इस क्वेश्चन का जवाब दे सकती हूँ, वो मर गई है या फिर जिंदा है ये मैटर नहीं करती है, पर तुम्हारे सिस्टम पे जो मैरिज का स्टेटस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि गॉडेस ऑफ क्रिएशन ने टाइम और स्पेस के पार गॉडेस के साथ आपके मैरिज का विस्तार किया है, तो इसलिए पास्ट हो फ्यूचर हो या फिर मौत हो, तुम्हारे जितने सारे डिमोनियस वाइफ है वो सभी जन्म के बाद ही तुमसे शादी कर लिया है। और सवेरे की ये बातों को सुनने के बाद बुचेन थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि क्या तो आप कहना चाहते हैं कि मेरे जितने सारे वाइफ्स हैं उस सभी के बचपन में ही शादी हो गई है, ये तो बहुत ज्यादा क्रूएल है। बुचेन की ये बातों को सुनने के बाद सवेरा कह रही थी कि हाँ तुम ऐसा ही कह सकते हो। फिर उसके बाद बुचेन उस जगह से गुजर जाता है, पर अचानक से बुचेन के साइड पे एक लेडी का स्टैचू रहती है, वो बुचेन को देखने के बाद उसके आगे चमकने लगती है। उसके बाद वो बुचेन की तरफ देखते हुए छोटा सा स्माइल करती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें गॉडेस टेम्पल को दिखाती है और उसी जगह पे इवा आ गई होती है और वो सामने देखते हुए खुद ही खुद से कह रही होती है काश मैं डिमोनियस ऑफ अंडरवर्ल्ड को नहीं मारती तो हमें इस तरह की मुसीबत फेस नहीं करनी पड़ती। फिर उसके बाद वो गॉडेस ऑफ टेम्पल के दरवाजे को ओपन कर दिया होता है, पर जब वो दरवाजे को ओपन करती है उस दरवाजे के अंदर एक लड़की रहती है जो गॉडेस के सामने प्रे कर रही होती है। और उस लड़की को देखते हुए इवा कह रही होती है अरे तुम कौन हो, आज यहाँ पे कोई भी सर्विस नहीं है। और हमें उस लड़की को दिखाती है, वो इवा की पूरी बातों को इग्नोर कर दिया होता है। उसके बाद वो खुद ही खुद से कह रही होती है क्या हरास रियलिटी है, क्या 1000 साल के बाद कोई भी हमें याद नहीं है। फिर उसके बाद वो अचानक से इवा की तरफ मुड़ते हुए कह रही होती है क्या अब तुम्हें मुझे याद नहीं है। और उस लड़की के फेस को देखने के बाद हमें इवा को दिखाती है, वो अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कहते कि तो तुम मैडम फ्रेया हो। और इवा की ये बातों को सुनने के बाद फ्रेया कह रही होती है बहुत ही लंबे समय हो गए हम एक दूसरे से नहीं मिले, इवा कैसी हो। फिर हमें फाइनली बताया था कि इस लड़की का क्या आइडेंटिटी है, नाम है फ्रेया और कैरेक्टर आइडेंटिटी फास्ट गॉडेस ऑफ लाइफ है। पर अचानक से हम इवा को देखते हैं, वो फ्रेया की ये क्वेश्चन को सुनने के बाद कोई भी रिप्लाई नहीं करती है और इवा को चुप देने के बाद फ्रेया कह रही होती है इवा क्या हुआ है, क्या तुम तुम्हारी फॉर्मर सीनियर को देखने के बाद खुश नहीं हो। और अचानक से हम इवा को देखते हैं, वो एक सीरियस फेस होने हुए फ्रेया को कह रही होती है मेरी सीनियर हजारों साल पहले मर गई है और जो एक बार अंडरवर्ल्ड पे चली जाती है उसे हम रेस्क्यू नहीं कर सकती है, तुमसे मौत की दुर्गंध महसूस हो रही है। और इवा की ये बातों को सुनने के बाद हमें फ्रेया को दिखाती है, वो भी सीरियस हो जाती है, अपनी शरीर से पावरफुल एविल ऑरा को रिलीज करती है। इवा को कह रही होती है मैंने ये कभी सोच नहीं पाई थी कि मैं इतनी ज्यादा डिस्कवर हो जाऊंगी, पर ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, चलो छोड़ो अब हम बात नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो अपने पास एक
वेपन को समन कर लिया होता है। फिर वो इवा को कह रही होती है चलो शुरू फाइट शुरू करते हैं। वैसे डिवाइन पावर के बिना तुमसे फाइट करना मेरे लिए थोड़ा टफ हो सकती है, पर फिर भी ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। मैं सिर्फ अकेले नहीं हूँ जो अंडरवर्ल्ड से वापस लौट के आई हूँ। व्हाइट टाइगर, लव, लॉयल्टी, पीस, ड्रैगन और मैं खुद सभी अंडरवर्ल्ड से वापस लौट के आए हैं। इवा तुम गिव अप कर दो, तुम्हारी जैसे खिलाड़ी हमें हरा नहीं सकती है, तो अच्छी लड़की बनो और तुम्हारे पास जो बच्ची है उसे हमें हैंड ओवर कर दो। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। और उस सभी की ये बातों को सुनने के बाद हमें इवा को दिखाती है, वो अचानक से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। फिर वो कह रही होती है बच्ची, ओ तो तुम सभी लिलिथ के बारे में बात कर रही हो, मुझे माफ कर देना सीनियर, मैं ये नहीं कर सकती। फिर उसके बाद इवा अपने हस्बैंड के टैक्टिक को फॉलो करते हुए अपने पास से गन को निकाल लिया होता है और उस सभी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कह रही होती है जीत ऑलरेडी डिसाइड कर लिया गया है, तो सीनियर समय बदल चुकी है। और इवा की ये वेपन को देखने के बाद, इवा की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें वो सभी फॉर्मर गॉडेस को दिखाती है। वो सभी तो बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है, डरी हुई रहती है। उसके बाद वो सभी इधर उधर तितर बितर होकर भागने लगती है। वो सभी रोते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है ये किस तरह की वेपन है, ये इतना तो पावरफुल कैसे हो सकती है। अचानक से हम फॉर्मर ड्रैगन गॉडेस को देखते हैं, वो ड्रैगन स्केल सीट बना लिया होता है। उसके बाद वो सभी को कह रही होती है चिंता मत करो, उसकी वेपन इतना भी पावरफुल नहीं है जो मेरे सीट को रेसिस्ट कर सके। पर अचानक से हमें इवा को दिखाती है, वो अपने वेपन को एक्सचेंज कर लिया होता है और एक मिसाइल उस सभी की तरफ पॉइंट आउट कर लिया होता है और वही मिसाइल के वहां से उस सभी के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और उसे अटैक करने में दिखाते हैं कि उस जगह पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है और वो सभी गॉडेस चिल्लाते हुए कह रही होती है इवा तुम चीटर कहीं के। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई में वो सभी फॉर्मर गॉडेस को देखते हैं जो इवा के हाथ से बच तो गई है पर बदकिस्मत से बूचन के हाथों पे गिर गई होती है। तो हम बूचन को देखते हैं, टाइम और स्पेस मैजिक के वास्ते समय को रोक दिया होता है और उसी कारण भाई जितने सारे फॉर्मर गॉडेस थे वो सभी वही पे रुक गई होती है। पर तभी अचानक से हम बूचन को देखते हैं, अपने पास से बहुत सारे वाइब्रेटर को निकाल लिया होता है। और गाइस आप सबको तो पता ही है ये वाइब्रेटर कहाँ पे यूज होता है, गुफा पे यूज होता है शायद, पता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि बूचन ने अपने सभी वाइब्रेटर को वो सभी गॉडेस की गुफा पे एंटर करवा दिया होता है। फिर उसके बाद ही वो अपने टाइम और स्पेस मैजिक को डीएक्टिवेट कर देता है और टाइम और स्पेस मैजिक डीएक्टिवेट होने के बाद ही हमें दिखाता है कि बूचन के वो वाइब्रेटर के कारण भाई पे जितने सारे गॉडेस थे उस सभी को प्लेजर महसूस हो रही होती है। वो सभी ब्लास्टिंग करते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है कि ओह माय गॉड ये क्या है, बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रही है। और तभी अचानक से हम बूचन को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। उसके बाद वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है अब समय आ चुका है फाइनल स्टेप का। फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रिक ब्रास के वहां से पता नहीं वो सभी गॉडेस के ऊपर क्या कर देता है, जिसके कारण हमें वो सभी फॉर्मर गॉडेस को दिखाती है। उस सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेजर महसूस होने लगती है। उस सभी को महसूस हो रही थी कि हेवन पे पहुंच गई है। वो सभी एक साथ कह रही थी कि ये क्या है, ये बहुत ही अच्छी महसूस हो रही है। फिर उसके बाद ही वो सभी फाइनली खुशी खुशी अपनी मौत को स्वीकार कर लेती है और वो सभी वहां से जाते हुए गायब होती हुई कह रही होती है अब मेरे पास कोई भी रिग्रेट नहीं है। फिर उसके बाद ही कुछ ही सेकंड के अंदर वो सभी गायब होने के बाद धूल में बदल जाती है और सामने का ये नजर को देखने का तो बूचन कह रहा होता है ये तो अंडरवर्ल्ड सॉइल का स्मेल है, ये सब चीजें हेवन पे क्यों है। पर तभी इतना सामने देखते कि बूचन के पीछे इवा आ जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है बूचन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। उसके बाद वो रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है अभी जितने सारे गॉडेस थे वो सभी अंडरवर्ल्ड डिमोनेस को क्रिएट किया था और अभी तो अंडरवर्ल्ड डिमोनेस लिलिथ के सोल के पीछे पड़ी हुई है, तो लिलिथ अभी डेंजर में है। और इवा की ये बातों को सुनने का बूचन तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। उसके बाद वो तेजी की रफ्तार के साथ वहां से दौड़ के जाने लगता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है जल्दी जल्दी इवा जल्दी आओ। और तभी इतना समय दिखा आता है कि बूचन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है एविल कोड की पावर आपके शरीर के 20% तक फैल गई है। और सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद बूचन दांत पिसते मन में कह रहा था कि डैम इट, क्या ये अभी होना था, पता नहीं क्यों मुझे बैड फीलिंग्स हो रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम बूचन को देखते हैं, वो सीधा लिलिथ के रूम के अंदर आ गया होता है और वो लिलिथ के रूम के दरवाजा ओपन कर दिया होता है और भाई बूचन के सामने हमें लिलिथ को दिखाती है जो जमीन पे लेटी रहती है और सामने के नजर को देखने का बूचन करता है कि डैम इट, क्या हम लेट हो गए। और वही बूचन के साइड पर हमें इवा को दिखाती है, वो दौड़ के सीधा लिलिथ के पास आ जाती है और लिलिथ को पकड़ने के बाद कह रही होती है लिलिथ क्या तुम सही हो। और वही पीछे रहे बूचन कह रहा होता है कि इवा तुम उसे टच मत करो। और तभी अचानक हम देखते कि लिलिथ और इवा के पैरों के नीचे एक पोर्टल बनने लगती है और ये देने का इवा कह रहे थे कि क्या ये तो अंडरवर्ल्ड गेट है। फिर उसके बाद वो अपने दांत पीसते कह रहे थे कि डैम इट, ये तो ट्रैप है। तभी हमें दिखा आता है कि वो पोर्टल इवा और लिलिथ को अंदर खींचने लगती है और सामने के नजारा को देखने के बाद बूचन तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। उसके बाद वो भी पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं पर ऑलरेडी वो पोर्टल बंद हो जाता है और ये का बूचन बहुत ज्यादा पैनिक होते हैं, डिस्परेट होते हैं, कह रहा होता है ये क्या हुआ, गेट कहां पे गया, अरे मुझे अंदर जाने दो। और तभी अचानक सामने देखते कि बूचन के पीछे सवीरा आ जाती है और वो बूचन को कह रही होती है देख के ऐसा लग रहा है कि उन दोनों को अंडरवर्ल्ड ने खींच लिया है। ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, अब वो दोनों वापस नहीं आ सकती है। और सवीरा की ये बातों को सुनने का बूचन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, बहुत ज्यादा पैनिक रहता है। फिर वो कह रहा होता है मदर इन लॉ क्या हम उस सभी को मदद नहीं कर सकते। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद सवीरा कह रही होती है ओ अब तुम मुझे इस तरह से बुला रही हो, वाह तुम कितना
व्यवहारिक हो। मेरी डियर सोनिल लो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। गॉडेस ऑफ क्रिएशन मेरी देखने के बाद इस दुनिया के बहुत सारी चीजों को कॉपी किया है। असल में अंडरवर्ल्ड को मैंने वॉइड नाम दिया था, जहाँ पे डिमोनियस रिबॉर्न हो सकती है और गॉडेस ऑफ क्रिएशन के सभी बच्चे मरने के बाद उस सभी के सोल वहीं पे शांति से रह सकती है। क्या तुम्हें पता है ये क्यों है? क्योंकि गॉडेस ऑफ क्रिएशन चोर के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने मेरी काम को छीन लिया है। वो बस ये समझ नहीं सकती है कि वॉइड वास्तव में क्या होता है। मॉर्निंग स्टार, अगर तुम मेरे साथ रहना चुना होता तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। और गया बहुत ही ज्यादा कमजोर है और कमजोर अपने प्यार को प्रोटेक्ट करके नहीं रख सकता है। फिर उसके बाद हम सवेरे को देखते हैं, वो अपने हाथ को बूचन की तरफ आगे बढ़ा दिया होता है। उसके बाद ही वो बूचन को कह रही होती है, वैसे मॉर्निंग स्टार अभी तो बहुत ज्यादा लेट हो गई है, पर फिर भी मैं तुम्हें चांस देना चाहती हूँ। तुम्हें जानना चाहिए ये दुनिया कैसे काम करता है, तो चलो तुम्हारे बॉडी मुझे दे दो, फिर उसके बाद ही हम एक हो जाएंगे। तब जाके तुम तुम्हारे प्यार और तुम्हारे अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ स्ट्रांग ही कमजोर को प्रोटेक्ट कर सकती है और सिर्फ पावर ही जस्टिस ला सकती है। तो बताओ तुम्हारा चॉइस क्या है? और सबीरा की ये सब बातों को सुनने का तो बूचन कह रहा होता है, एकदम सही मदर इन लो, आपने जो कुछ भी कहा ये सब कुछ सही है, पर अब जो सोच रही है मैं वो नहीं सोच रहा हूँ। चाहे गॉडेस ऑफ क्रिएशन या फिर एविल गॉड, मेरा विश ये नहीं है कि मैं किसी के साइड पे रह के काम करूँ। मेरा विश शुरू से ही बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद सबीरा कह रही होती है, वो क्या है बताओ मुझे। उसके बाद सबीरा मन ही मन में कह रही होती है, जब एक आदमी को पता चलता है कि वो कमजोर है और वो अपने प्यार को प्रोटेक्ट करके नहीं रख सकता है, तब उस समय उसका स्ट्रांग बनने का डिजायर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जब मैं बूचन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लूंगी। पर अचानक से हम बूचन को देखते हैं, वो सबीरा के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, औरत और पावर मुझे दोनों ही चाहिए। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें सबीरा को दिखा आती है, वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। अपने पावरफुल एविल ऑरा को रिलीज करते हुए बूचन को कह रही होती है, ओह तो तुम औरत और पावर दोनों ही चाहते हो? तो तुम्हारी बातों का मतलब ये है कि तुम सिर्फ मेरी डॉटर को ही नहीं चाहते हो, उसके साथ साथ मुझे भी चाहते हो। तुम्हारे जैसा एक मेयर मॉर्टल इस तरह की विश कैसे कर सकता है? और सबीरा की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, हो सकता है कि अभी के लिए मैं एक मॉर्टल हूँ, पर आप अभी तो अपने डॉटर के साथ भी मैचअप नहीं कर सकती है। और वैसे भी शायद हो सकता है कि एक दिन मैं भी एक न्यू गॉडेस ऑफ क्रिएशन बन जाऊं। एविल गॉड, आपकी समय गुजर गई है, तो आपको इस तरह के मीनिंगलेस फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। और भोजन की ये बातों को सुनने का सबीरा कह रही होती है, वेल देखते हैं कौन लास्ट तक टिका रहता है। वैसे मैं तुम्हें पहले ही कह देना चाहती हूँ, अर्थ के लोगों का सोल बॉडी के साथ स्ट्रांगली बॉन्ड रहता है, तो तुम वॉइड पे नहीं जा सकते। अगर तुम फिर भी वॉइड पे जाते हो तो तुम्हारा सोल और बॉडी अलग हो जाएगा। ये बातों को सुनने का भोजन कह रहा होता है, वाओ वैसे मदर इन लॉ इतना काइंड कैसे हो गई जो सब कुछ डिटेल्स में बता रही है। ये बातों को सुनने का सबीरा कह रही होती है, अगर मैं तुम्हें नहीं बताती हूँ तो गया जरूर तुम्हें बताएगी, और तुम मुझे विश्वास करो या ना करो ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। और वैसे भी अगर इतने आसानी के साथ मैं तुम्हारे बॉडी को हासिल कर लेती हूँ तो ये गेम बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। तो इसीलिए तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। उसके बाद हम सबीरा को देखते हैं, वो उस जगह से जाने लगती है। जाते हुए बूचन को कह रही होती है, एक बेहतर एंड के लिए फाइट करो फ्यूचर गॉड ऑफ क्रिएशन। और सबीरा के वहां से जाने के बाद हमें दिखा आता है कि बूचन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, एविल गॉड की पावर होस्ट के साइड पे 25% तक फैल गई है। और सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद बूचन खुद ही खुद से कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्दबाजी करने की जरूरत है। फिर वो जमीन पे बैठ जाता है। उसके बाद वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, मेरा सोल मेरा बॉडी से सेपरेट हो जाना, और वैसे भी ये हॉस्टल प्रोजेक्ट लंबे समय तक नहीं रहेगा। वैसे मुझे याद है ये सभी चीजों को लेकर एल्फ के पास बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम एल्फ गॉडेस के प्लेस को देखते हैं, तभी हम एक रूम के अंदर का सीन दिखाता है, और वही रूम के अंदर हमें तिपानी को दिखाती है। वो टेबल पे सिर रख के सो रही होती है, पर अचानक से उसके पीछे बूचन आ गया होता है, और वो सामने के नजर को देखने के बाद कह रहा होता है कि क्या तिपानी सो रही है? वैसे मानना पड़ेगा तिपानी रिटायर्ड हो गई है, पर फिर भी वो इतना ज्यादा कड़ी मेहनत कर रही है। वैसे वो किस तरह की किताब रीड कर रही है, चलो देखते हैं। उसके बाद बूचन जब गॉड से देखता है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि तिफानी जिस किताब को रीड कर रही थी उस किताब का नाम है एल्फ प्रेगनेंसी गाइडेंस। और उस किताब के नाम को देखने के बाद बूचन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, चिल्लाते करते कि ओ माय गॉड व्हाट द हेल, ये क्या है? पर तभी अचानक सामने देखती कि बूचन के पीछे रोजा आ जाती है, और बूचन ने चिल्लाया है। ये देखने के बाद वो बूचन को चुप करवाते हुए कह रही होती है, अरे तुम चुप हो जाओ, वो कुछ ही समय पहले सोई है। और रोजा को यहाँ पे देखने के बाद बूचन करते कि रोजा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? पर हम रोजा को देखते हैं, वो सीधा बूचन को पकड़ने के बाद वहां से ले जाने लगती है। फिर वो कहती है कि मेरे साथ आओ। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि रोजा ने बूचन को बाहर लेके आ गई होती है। फिर वो बूचन को कह रही होती है, तुम अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए? तुम आने से पहले एक बार इन्फॉर्म कर देते। ये बातों को सुनने का बूचन कह रहा होता है, मुझे तिपानी से कुछ पूछने की जरूरत है। असल में बात यह कि मैं एक मुसीबत सिचुएशन पे पड़ गया हूँ, जिसके लिए मुझे एक अस्ट्रल प्रोजेक्शन की जरूरत पड़ने वाला है। ये बातें को सुनने का रोजा कह रही थी कि क्या अस्ट्रल प्रोजेक्शन? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मिस तिफानी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हें मदद कर सकती हूँ। ये बातों को सुनने का बूचन करते कि क्या तुम इस तरह की चीजों को लेकर जानती हो? और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद में रोजा को दिखाती है, वो अपने नाक चौड़ा करते हुए कह रही होती है, जरूर मैं मेरी क्लैन के जीनियस हूँ। वैसे हम दोनों की पहली बैटल को क्या तुम्हें याद है? उस समय तुमसे फाइट करने के लिए मेरी जो क्लोन को यूज किया था वो मैंने अस्ट्रल प्रोजेक्शन को यूज किया था। और रोजा की ये बातों को सुनने का हम बूचन को देखते हैं, वो रोजा के
सामने बैठ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, रोज़ा अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे मदद कर सकती हो? ये बातों को सुनने का रोज़ा कह रही होती है, हाँ ज़रूर, पर मेरे पास एक कंडीशन है। फिर उसके बाद अचानक से हम रोज़ा को देखते हैं, वो अपने जूते को खोलने लगती है। फिर उसके बाद वो अपने पैर को बूझने की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रही होती है, मेरे पैर को लिक करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें मदद कर सकती हूँ। वैसे मैं तुम्हारे लिए कोई भी डिफिकल्टी सिचुएशन तैयार नहीं कर रही हूँ, पर तुमने जब से सिस्टर सिल्वी से शादी किया है तुम हमेशा मुझे इग्नोर किया है। तो अब तुम ये मत सोचना कि अभी मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रही हूँ ये तुम्हारे लिए एक अनफेयर है, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक हार्टलेस पर्सन इस तरह के पनिशमेंट डिजर्व करता है। तो चलो लीक करो, जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी तब मैं तुम्हें मदद करूंगी। और रोजा की ये बातों को सुनने के बाद में अचानक से बूचन को दिखाता है, उसका आंखें चमकने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, रोजा तुम बहुत ज्यादा बुद्धू हो। उसके बाद वो रोजा के पैर को पकड़ लिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मेरे जैसे परवर्ट के लिए ये कोई भी पनिशमेंट नहीं है, ये तो मेरे लिए एक प्योर रिवॉर्ड है। और बूचन की ये सब हरकत को देखने के बाद हमें रोजा को दिखाती है, वो अपने गुफा को ढाकते हुए कह रही होती है, अरे बूचन तो रुक जाओ, मैं मजाक कर रही थी। पर बूचन तो रुकता नहीं है। फिर वो कह रहा होता है, अरे तुम क्या मजाक कर रहे थे, मैं मजाक वगैरह समझता नहीं हूँ। तो चलो अब मैं मेरे बेस्ट पार्ट को शुरू करने वाला हूँ। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो अपने पार्ट फॉर सेंसेशन स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है और वही स्किल को वो रोजा के ऊपर यूज करने लगता है। वही दूसरी तरफ हमें रोजा को दिखाती है, उसे तो बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेजर महसूस हो रही होती है, गुदगुदी महसूस हो रही होती है, जोर जोर से हंस रही होती है, चिल्ला रही होती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें तिफानी के रूम को दिखाती है और वही हम तिफानी को देखते हैं, वो रोजा के चिल्लाने के कारण उसकी नींद टूट जाती है। वो बाहर आते हुए कह रही होती है, इतना चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है? तभी हम देखते हैं कि तिफानी के सामने बूचन ने रोजा की हालत टाइट कर दिया होता है और वही हम रोजा को देखते हैं जो जमीन पे लेटी रहती है। और बूचन को यहाँ पे देखने के बाद तिफानी कह रही होती है, मिस्टर बू। और तिफानी को नींद से उठता हुआ देखने का दूसरी तरफ बूचन को दिखाता है, वो तिफानी को कह रहा होता है, ओ तिफानी मुझे माफ कर देना, हमारी गलती के कारण तुम नींद से उठ गए। वैसे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है, रोजा गलती से जमीन पे गिर गई है। फिर उसके बाद यहाँ बूचन को देखते हैं, वो रोजा को ऊपर उठा लिया होता है। फिर वो तिफानी को कह रहा होता है, तिफानी अगर तुम टायर्ड हो तो तुम सोने के लिए चले जाओ, मैं रोजा को रूम पे वापस लेके जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो वहां से जाने लगता है और वही पीछे हमें तिफानी को दिखाती है, वो बूचन को रोकने जाती है और वो अचानक से कुछ पानी के ऊपर पैर रख दिया होता है और वो पिछल के नीचे गिर जाती है। फिर उसके बाद जब वो पीछे मुड़ के देखती है, उसके पैरों के नीचे पानी रहता है और उस पानी की तरफ देखते हुए वो खुद ही खुद से कह रही होती है, ये इस तरह की जगह पे पानी क्यों है? और गाइस आप सबको तो पता ही है ये पानी कहाँ से आया है, रोजा की गुफा से। और तभी अचानक हमें तिफानी को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है, अपनी मुंह फुलाते हुए मनी मन में कह रही होती है, वैसे बूचन मुझे देखने के बाद इतनी जल्दबाजी पे क्यों निकल गया? बहुत ही लंबे समय हो गया कि हम एक दूसरे से नहीं मिले, पर वो हार्टलेस पर्सन मेरे से बात किए भी नहीं चला गया। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम बूचन को देखते वो रोजा को लेकर रोजा के रूम के अंदर आ गया होता है और वो सामने किसी चीज की तरफ देखते हुए रोजा को कह रहा होता है, रोजा क्या ये वही आर्टिफैक्ट है जो मेरे अस्थल प्रोजेक्शन के लिए मदद कर सकते हैं? ये बातों को सुनने के रोजा कह रही होती है, एकदम सही कहा। फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि उन दोनों के सामने वो आर्टिफैक्ट को, और उस आर्टिफैक्ट को देखते हुए बूचन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो VR गेम कैप्सूल है और तुम इसे आर्टिफैक्ट कह रही हो? रोजा कह रही थी कि अगर तुम मुझे विश्वास नहीं करती हो तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती, और वैसे भी मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि तुम इतने बड़े परवाट हो। रोजा की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी, कोई मेरे फेस के सामने डेंगल आइसक्रीम रखता है तो मैं टेस्ट कैसा नहीं कर सकता? और ये बातों को सुनने का रोजा तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, ये किस तरह का ट्विस्टेड लॉजिक है? बूचन कह रहा था कि तुम क्लियरली मुझे सीड्यूस करने का कोशिश कर रही थी, तो यहाँ पे मेरा फॉल्ट कैसे हो सकता है? और वैसे भी तुमने भी एंजॉय किया है ना, क्योंकि मेरे जितने सारे वाइफ्स हैं वो सभी कभी मुझे इस तरह के काम करने के लिए नहीं कहेंगे, पर तुम कह रही हो, तुम सच में बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो। और बूचन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें रोजा को दिखाती है, वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है, एम्बेरस के कारण उसकी पूरी फेस रेड हो जाती है। फिर वो अपने कांपते हुए कहते हैं कि क्या? पर अचानक से हम बूचन को देखते हैं, वो सब कुछ इग्नोर करती है, वो अपने पास से क्रिस्टल बॉल को निकाल लिया होता है और वही क्रिस्टल बॉल के वहां से सामने जो आर्टिफैक्ट रहता है उस आर्टिफैक्ट को क्रिस्टल बॉल के अंदर एंटर करवा लिया होता है। और उस आर्टिफैक्ट की तरह देखते हुए बूचन मनी मन में कह रहा होता है, चलो यहाँ पे मेरा काम खत्म, मुझे एक सेफ प्लेस ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि अगर एविल लॉर्ड को चांस मिलती है तो वो इंस्टेंटली मेरे बॉडी को टेक ओवर कर लेगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें हेवन को दिखाता है और वो पूरा हेवन एविल एनर्जी से भरा हुआ रहता है। उसके बाद हम गॉडेस ऑफ हार्मोनी और गॉडेस ऑफ लव को देखते हैं जो किसी के ऊपर अटैक कर रही होती है। तभी गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, ये बेहतर होगा कि ये लास्ट है। और वही साइड पर हमें गॉडेस ऑफ लव को दिखाती है, वो गॉडेस ऑफ हार्मोनी को कह रही होती है, नहीं ये अभी तक खत्म नहीं हुई है, वो सभी फेक गॉडेस बची हुई है डिवाइन पावर को यूज करने के बाद वो अपने बॉडी को रिफाइन कर रही है, वो सभी बहुत जल्द रिवाइव होने वाली है। वैसे वो सभी हमारे सीनियर के भेष बदलने के बाद यहाँ पे आने का कोशिश किया है, जो माफी के काबिल नहीं है, वो सभी मरना डिजर्व करती है। ये मैं देखने के लिए जा रही हूँ ये सब कुछ के पीछे असल में कौन है। तभी गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, ये सभी फेक गॉडेस हेवन के ज्यादातर डिवाइन पावर को चोरी कर लिया है, जिसके कारण हेवन की बैरियर कमजोर और अनस्टेबल होते जा रही है, हमें फोकस करने की जरूरत है। गॉडेस ऑफ हार्मोनी की ये बातों को सुनने का गॉडेस ऑफ लव कह रही होती है,
हाँ, तुमने एकदम सही कहा, हमें पहले बैरियर को रिफर करने की जरूरत है ताकि वो सभी डेमोनियंस इस जगह पे एंटर ना कर पाए। पर अचानक से हम देखते हैं कि उस सभी के पीछे लेटिया आ जाती है, फिर वो उन दोनों को कैरी होती है। ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गई है। फिर उसके बाद ही हम लेटिया को देखते हैं, वो अपने पावर के वहां से हेवन के बैरियर को तोड़ते हुए कैरी होती है। मुझे माफ कर देना, तुम दोनों ने ऑलरेडी तुम्हारे बैरियर पे छेद रख दिया है, तो इसीलिए मैं इस जगह पे एंटर कर गई हूँ। और वैसे भी मैंने तुम दोनों से मिलने के लिए आई हूँ, तो यहाँ पे तुम दोनों ने कुछ माइंड तो नहीं किया है ना। पर अचानक से हम लेटिया को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है, वो एक सीरियस फेस बनाती है, स्माइल करते हुए उन दोनों को कैरी होती है। और मैं गॉड बनने वाली हूँ, जिसके कारण तुम दोनों मेरी सेक्रीफाइस बनने वाली हो। क्या तुम दोनों को हॉनर महसूस नहीं हो रही है? सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लेटिया के प्लेस को देखते हैं, और वही लेटिया के प्लेस पे लेटिया गॉडेस ऑफ हार्मोनी और गॉडेस ऑफ लव को बांध के लेके आ गई होती है। तभी हम लेटिया को देखते हैं, वो उन दोनों को कैरी होती है। कोई भी ट्रिक यूज करने का हिम्मत भी मत करना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने तुम दोनों के पावर को सील कर दिया है। अब अच्छी लड़की बनो और मेरी फियांसे के रूम पे इंतजार करो। और तभी अचानक हम देखते हैं कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए बूचन आ जाता है, और सामने लेटिया को देखने के बाद थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो कह रहा था कि लेटिया तुम ऑलरेडी वापस आ गई। और बूचन को यहाँ पे देखने के बाद लेटिया कैरी होती है, तुम एकदम सही टाइम पे आए हो, मैंने 2 गॉडेस को कैप्चर किया है, तो तुम अब रिचुअल को शुरू कर सकते हो। वैसे मैंने प्लान किया था कि गॉडेस ऑफ लाइफ को कैप्चर करने के लिए मैं हेवन पे जाऊंगी, और जब मैंने हेवन पे गई तब गॉडेस ऑफ लाइफ वहीं पे नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इन दोनों गॉडेस को ही लेके आ जाती हूँ। बूचन बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मैं बहुत ज्यादा औसम हूँ, है ना? जल्दी से कॉम्प्लीमेंट करो मुझे। ये बातों को सुनने के बाद बूचन करते कि हाँ लेटिया तुम सच में बहुत ज्यादा औसम हो। पर तभी तो हम बूचन को देखते हैं, वो लिटिया को पकड़ने के बाद लिटिया को बाहर लेके जाने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, लिटिया ये बेहतर रहेगा कि तुम बाहर चली जाओ, मैं अब रिचुअल को शुरू करने वाला हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही थी कि इतनी जल्दबाजी की क्या बात है? बूचन कह रहा होता है, क्या तुम तुम्हारी काम पे नहीं जाने वाली हो? ये बातों को सुनने के लिटिया कह रही थी कि अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम मुझे इस तरह से पूछ मत करो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लिटिया उस रूम से चली जाती है, और लिटिया वहां से जाने के बाद बूचन उस रूम के दरवाजा को बंद कर दिया होता है। फिर वो गॉडेस ऑफ हार्मोनी और गॉडेस ऑफ लाइफ को कह रहा होता है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ लव कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो हम दोनों को जाने क्यों नहीं दे रहे हो? बूचन कह रहा था कि अरे धीमे कहो, लिटिया अभी तक हमारी सिचुएशन के बारे में नहीं जानती है। ये बातों को सुनने का तो मैं गॉडेस ऑफ लव को दिखाती है, वो गुस्से में अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है, और वही साइड पर हमें गॉडेस ऑफ हार्मोनी को दिखाती है, वो अपनी मुंह फुलाते हुए बूचन को कह रही होती है, बूचन क्या तुमने इवा को देखा? हमने उसे हेवन पे कहीं पे भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। गॉडेस ऑफ हार्मोनी की ये बातों को सुनने का तो बूचन कह रहा होता है, अंडरवर्ल्ड डिमोनियस ने इवा को कैप्चर कर लिया है। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद में गॉडेस ऑफ हार्मोनी और गॉडेस ऑफ लव को दिखाती है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, शरीर से पसीना आ रही होती है। तभी शॉक होती है, गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही थी कि ये कैसे हुआ? और वही साइड पे गॉडेस ऑफ लव कह रही होती है, क्या अंडरवर्ल्ड? वैसे अंडरवर्ल्ड तो गॉडेस की रेस्टिंग प्लेस है, तो इसका मतलब इवा। पर उसके आदिवाद को काटते हुए बूचन कह रहा होता है, नहीं इवा अभी तक जिंदा है, और मैं जरूर उसे वापस लेके आऊंगा। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं, वो अपने पास से वही क्रिस्टल बॉल को निकाल लिया होता है जहाँ पे आर्टिफैक्ट है। फिर उसके बाद ही वो अपने हाथ पे रहे क्रिस्टल बॉल को सामने फेंक दिया होता है, और सामने फेंकने के बाद एक ब्लास्ट होता है, और उसके बाद ही उस क्रिस्टल बॉल के अंदर से वो आर्टिफैक्ट बाहर आ जाता है। और उस आर्टिफैक्ट तरह इस तरह करते हुए बूचन कह रहा होता है, ये आर्टिफैक्ट किसी की भी सोल और बॉडी को अलग करने में सक्षम है, तो इसलिए अंडरवर्ल्ड पे एंटर करने के लिए मैं इस आर्टिफैक्ट को यूज करने वाला हूँ। और तभी अचानक से दिखा आता है कि बूचन के पूरे शरीर में बहुत ही दर्द होने लगता है। उसके बाद अचानक से दिखा आता है कि बूचन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, एविल गॉड की पावर आपके पूरे शरीर पे 30% तक फैल गई है। और बूचन को इतना ज्यादा दर्द में देखने के बाद बूचन के सामने हमें गॉडेस ऑफ हार्मोनी और गॉडेस ऑफ लव को दिखाती है, वो दोनों ही बूचन के बाद चिंता करते हुए कह रही होती है, बूचन क्या तुम सही हो? बूचन अपना दांत पीसते कह रहा था कि समय गुजरते जा रहा है, मुझे जितने जल्दी हो सके अंडरवर्ल्ड पे एंटर करना होगा, और जाने से पहले मुझे अभी की सिचुएशन को डील करने की जरूरत है। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं, वो अपने पास इलेक्ट्रिक ब्रास को निकाल लिया होता है। फिर वो उन दोनों को कह रहा होता है, मुझे माफ करना, मुझे ये करना ही होगा, नहीं तो लिटिया हम सभी के ऊपर संदेह करने लगेगी, तो तुम दोनों को ये सहन करना ही है। और बूचन की ये बातों को सुनने का था मैं दूसरी तरफ गॉडेस ऑफ हार्मोनी और गॉडेस ऑफ लव को दिखाती है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा एम्प्रेस हो जाती है, पूरी फेस रेड हो गई होती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बूचन के रूम के बाहर का सीन दिखाता है। भाई रूम के बाहर हमें लिटिया को देखते वो चाय पी रही होती है, और अचानक से बूचन के रूम से दोनों गॉडेस की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, दोनों गॉडेस प्लेजर महसूस कर रही है, वो आवाज निकल रही होती है। और ये सब आवाज को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, ओ देख के ऐसा लग रही है कि रिचुअल शुरू हो गई है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें अंडरवर्ल्ड को दिखाता है। उसके बाद हम लिलित को देखते हैं, वो अपनी धीरे धीरे होश में आती है, और वो सामने देखते हुए कह रही होती है, मैं अभी कहाँ पे हूँ? और वही लिलित के साइड पे हमें इवा को दिखाती है, वो लिलित के क्वेश्चन के जवाब देते हुए कह रही होती है, मेरी चाइल्ड ये अंडरवर्ल्ड है। और इवा को देखने के बाद लिलित कह रही होती है, मदर। पर अचानक से वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, चिल्लाते हुए कहती है कि क्या अंडरवर्ल्ड? तो इसका मतलब ये है कि आप। पर उसके अद्भुत को करते हुए इवा कह रही होती है, नहीं हमें कैप्चर किया गया है, तो हम अभी तक मरे नहीं है। वैसे मुझे नहीं पता कि रियल वर्ल्ड पे कैसे जाना है, पर मुझे लग रही है कि हम बहुत जल्द वापस जाने वाले हैं, तो तुम चिंता मत करो मेरी डॉटर, मैं हमेशा तुम्हारी साइड पे हूँ। पर अचानक से हम देखते हैं कि उन दोनों के साइड पे कोई आ जाती है, फिर वो हंसते हुए कह रही होती है, वाओ मदर और डॉटर की इतना ज्यादा टचिंग बॉन्ड है। पर ये मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रही है।
और वही दूसरी तरफ हमें इवा को दिखाती है। सामने रहे उस लड़की को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो अपने कांपते आवाज में कह रही होती है अंडरवर्ल्ड डिमोनियस। और इवा की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिलिथ को दिखाती है। वो अपनी मदर को प्रोटेक्ट करने के लिए इवा के सामने आ जाती है। फिर वो कह रही होती है मदर आप मेरे पीछे रहिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। और लिलिथ की ये बातों को सुनने के सामने रहे हमें अंडरवर्ल्ड डिमोनियस को दिखाती है। वो लिलिथ को कह रही होती है तुम दोनों बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो। वैसे लिलिथ तुम उसे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहती है? यहाँ पे मैं हूँ जो तुम्हारी सबसे ज्यादा करीब हूँ। और अंडरवर्ल्ड डिमोनियस की ये बातों को सुनने का लिलिथ चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम्हें क्या बकवास बातें कर रही हो, यहाँ तक कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, तुम हो कौन? और लिलिथ की ये बातों को सुनने के बाद हमें अंडरवर्ल्ड डिमोनियस को दिखाती है। वो अपने माथे पे रहे हुडी को ओपन करते हुए कह रही होती है ओ तो मुझे तुम्हें याद नहीं है। अगर ऐसी बात है तो लिलिथ मेरी तरफ एक बार ध्यान से देखो, क्या तुम अभी भी कहने की हिम्मत कर सकती हो कि मुझे तुम्हें याद नहीं है? और अंडरवर्ल्ड डिमोनियस की फेस को देखने के बाद हमें लिलिथ को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो पीछे खिसकने लगती है। कांपते हुए कह रही थी कि ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। नहीं ये हो ही नहीं सकती है। तो तुम्हारी फेस मेरी जैसे क्यों है, तुम मेरी जैसे क्यों दिखती हो? लिलिथ की ये बातों को सुनने के बाद अंडरवर्ल्ड डिमोनियस हंसते हुए कह रही होती है वाओ अब तुम पीछे खिसक रही हो, पर सच तो ये है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं दिखती हूँ, तुम मेरे जैसे दिखती हो, तुम सिर्फ एक क्लोन हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अंडरवर्ल्ड डिमोनियस की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लिलिथ को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा पैनिक रहती है। अपनी कांपती आवाज में कह रही थी कि ये कैसे हो सकती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकती है। उसके बाद वो अचानक से इवा की तरह मुड़ते कह रही होती है मदर वो झूठ कह रही है ना, प्लीज आप मुझे बताइए आपने मुझे रेस किया है, उसने मुझे रेस नहीं किया है, प्लीज मुझे बताइए क्या चल रही है। लिलिथ की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें इवा को दिखाती है। वो पहले तो चुप रहती है, उसके बाद वो अचानक से लिलिथ की आंखों से आंसू को पोंछते हुए कह रही होती है लिलिथ मुझे माफ कर देना, इस चीज को लेकर मैंने तुम्हें कभी भी सच नहीं कही है, पर देख के लग रही है कि अब मैं ये छुपा नहीं सकती हूँ। बहुत सालों पहले जब मैंने अंडरवर्ल्ड डिमोनियस को हरा दिया था तब उसकी जो बची हुई पावर थी वो बेबी पे ट्रांसफॉर्म हो गई, और वो बेबी तुम हो। मैं पहले सोच रही थी कि अंडरवर्ल्ड डिमोनियस के सभी पावर को मैं पूरी तरीके से नष्ट कर दूं, पर मैं तुम्हारी प्यारी फेस को देने के बाद वो नहीं कर पाई, तो इसी कारण मैं तुम्हें घर पे लेकर आई और अपनी ही डॉटर की तरह तुम्हें रेस किया। मैं सोच रही थी कि हेवन की डिवाइन पावर को यूज करने के बाद तुम्हारी अंदर रहे डार्क एनर्जी को सरपास कर सकती हूँ, पर मैं ये नहीं कर पाई। उसके बाद हम इवा को देखते हैं। वो फूट फूट के रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है मैं समझ सकती कि तुम अब मुझे नफरत करने वाली हो, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें पहले ये सब कुछ नहीं कह पाई। और अचानक से हमें लिलिथ को दिखाती है। वो इवा को हक कर लिया होता है। फिर वो कह रही होती है मदर ये सब कुछ सही है, वैसे मैं तो सिर्फ एक डिमोनियस का क्लोन हूँ, पर फिर भी आपने मुझे खुद के डॉटर की तरह रेस किया है। मदर आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आप पूरी दुनिया के बेस्ट मदर हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें अंडरवर्ल्ड के दूसरे साइड को दिखाता है और उसी जगह पे बूचन का सोल फाइनली आ गया होता है। वो इधर उधर देखते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है ये अंडरवर्ल्ड तो बहुत ज्यादा ह्यूज है, मैं किसी को यहाँ पे कैसे ढूंढूंगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि बूचन के पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। उसके बाद बूचन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है एविल गॉड की पावर आपके शरीर पे 35% तक फैल गई है। फिर उसके बाद बूचन के सिस्टम से इस तरह के नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है। 40% तक बढ़ गई है, 45% तक बढ़ गई है। इस तरह के नोटिफिकेशन को देखने के बाद बूचन खुद ही खुद से कह रहा होता है क्या ये इतनी जल्दी से कैसे हो रहा है, क्या मुझे ट्रिक कर दिया गया है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि बूचन के सामने एविल गॉड सवीरा आ जाती है। फिर वो कह रही होती है तुमने एकदम सही गेस किया है। बाहर की दुनिया में तुम्हारा जो बॉडी पड़ा हुआ है वो बिना सोल के एक एम्प्टी सेल है, और बिना सोल के एक बॉडी को टेक ओवर करना मेरे लिए पीस ऑफ केक है। वैसे मॉर्निंग स्टार क्या तुम फील नहीं कर पा रही हो, मेरी स्पिरिट तुम्हारे अंदर ग्रो हो रही है। जब एक बार मेरी सोल पूरी तरीके से ग्रो हो जाएगी तब तुम्हारा बॉडी मेरी हो जाएगी। तो मॉर्निंग स्टार तुम हार गए। और सवेरे की ये बातों को सुनने के बाद बूचन मन में कह रहा होता है डैम इट, क्या मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता। पर अचानक से हमें दिखा होता है कि बूचन के सामने एविल गॉड सवेरा को जो अपने फुल फॉर्म में आ जाती है। फिर वो कह रही होती है मॉर्निंग स्टार तुम देख ही सकते हो मैं धीरे धीरे ग्रो हो रही हूँ, अगर तुम जल्दी कुछ नहीं करते हो तो अंत पे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा रहेगा। और वही सवेरे के सामने हमें बूचन को दिखाता है। वो पावरलेस महसूस कर रहा होता है, वो जन पे लेटा रहता है। हमने काप्ताज में कह रहा था कि डैम इट, मेरे बॉडी पे मैं स्ट्रेंथ महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्या यही मेरा अंत है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। रियल टू वर्ल्ड को दिखाता है। वहीं पे हम बूचन को देखते हैं जो 8 फीट के अंदर लेटा रहता है और वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है लेटिया। और बूचन के मुंह से लेटिया के नाम को सुनने के बाद हमें गॉडेस ऑफ लव को दिखाती है। वो तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है, रोते कहती है कि डैम इट, तुम ओमेनाइजर, तुम्हारा सोल तुम्हारे बॉडी से बाहर निकल गए पर तुम अभी भी डिमोनियस का नाम ले रहे हो। और वही साइड पर हमें गॉडेस ऑफ हार्मनी को दिखाती है। वो बूचन के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है मुझे महसूस हो रही है कि बूचन के शरीर के अंदर एविल एनर्जी स्ट्रांग होते जा रहा है। पर तभी इतना समय दिखा आता है कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए लेटिया आ जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है अरे मैंने अभी भी सुना बूचन मुझे बुला रहा है। और लेटिया को यहाँ पे देखने के बाद गॉडेस ऑफ लव शॉक होते कह रहे थे कि क्या बूच ने इतनी धीमी शब्द में कहा पर तुमने कैसे सुन लिया, क्या तुम पूरे समय दरवाजे के सामने खड़े हुए थे। ये बातों को सुनने के बाद लेटिया कह रही होती है अगर मेरी फियांसे मुझे बुला रहा है तो इससे तुम्हारी क्या लेना देना, क्या तुम जेलस हो। और लेटिया की ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ लव तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि क्या मैं क्यों जेलस होंगी। और ये बातों को सुनने का लेटिया कह रही थी कि क्या सच में, अगर ऐसी बात है तो मेरी रास्ते से दफा हो जाओ। फिर उसके बाद में लेटिया को दिखाती है। वो बूचन के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है
हे भगवान, तुम्हारा सोल तुम्हारे बॉडी से सेपरेट हो चुका है, पर फिर भी तुम मुझे बुला रहे हो। क्या तुम मुझे सच में इतना ज्यादा मिस कर रहे थे? मैं सच में तुम्हें लेके करूँ क्या? उसके बाद हम लिटिया को देखते हैं जो बूचन के होठों पे होठ लगा के किस करने लगती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं अंडरवर्ल्ड को दिखाता है और वही भी हम एविल गॉड सबीरे को देखते हैं। उसकी पावर धीरे धीरे कम होने लगती है और ये देखने का वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। चिल्लाते कहती है कि क्या मेरी पावर अचानक से गायब कैसे हो रही है? डैम इट, जरूर ये सब कुछ मेरे इडियटिक डॉटर ने किया है। और वही दूसरी तरफ हमें बूचन को दिखाता है, उसका पावर वापस आने लगता है और वो जमीन से उठ जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें मेन वर्ल्ड को दिखाता है और वही पे हम गॉडेस ऑफ लव और गॉडेस ऑफ हार्मनी को देखते हैं जो सामने के नजर को देखने के बाद लिटिया बूचन को किस कर रही है। ये देखने के बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। गॉडेस ऑफ लव चिल्लाते कह रहे थे कि क्या वो हम दोनों के सामने ही हमारे ही हस्बैंड को किस कर रही है। और वही साइड पर गॉडेस ऑफ हार्मनी कह रही होती है तुम सेमलेस वुमन, तुम्हारे जैसे लोगों को इस दुनिया से डिसअपियर हो जाना चाहिए। और उन दोनों की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिटिया को दिखाती है, वो एक सीरियस फेस बनाती है उन दोनों की तरफ मूर्ति है और गंभीर आवाज में कह रही होती है क्या तुम दोनों की हस्बैंड? वो सपने में बूचन मेरी फियांसे है और अगर मैं मेरी फियांसे को किस करती हूँ तो तुम सभी का प्रॉब्लम क्या है? फिर उसके बाद लिटिया अचानक से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, फिर वो स्माइल करते हुए कह रही होती है पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि बूचन जब होश में नहीं है तब फिर भी वो मेरे नाम से बुलाया, तो इसका मतलब यह है कि वो मुझे सबसे ज्यादा क्या करता है। पर अचानक से निगाह आते कि उस रूम के दरवाजा ओपन करती है, फेंगन्स और पेंड्रा आ जाती है और पेंड्रा चिल्लाते हुए कहते कि ओ माय गॉड, मैंने फाइनली बिग ब्रदर को ढूंढ लिया है। और वही साइड पर हमें फेंगन्स को दिखाती है, वो लिटिया को कह रही होती है मैं सोच रही थी कि तुम बूचन के रूम के आसपास छुपके से क्यों घूम रही थी, अब मुझे समझ में आ रही है तुम बूचन के सिचुएशन का फायदा उठाना चाहती थी। तभी फेंड्रा कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो मैं भी बिग ब्रदर को किस करना चाहती हूँ। तभी हम फेंगन्स को देखते हैं, वो स्माइल करते हुए लिटिया को कह रही होती है मैं तुम्हें ये सब अपने पास रखने नहीं दूंगी क्योंकि साझा करना ही तो देखभाल होती है ना। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें अंडरवर्ल्ड को दिखाता है। भाई हम एविल गॉड सबीर को देखते हैं, वो अपने फुल फॉर्म में आई थी पर वो अपने फॉर्म को खोने लगती है, उसके साथ ही साथ अपने पावर को खोने लगती है। उसके बाद वो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि ये क्या हो रही है, मेरी पावर गायब कैसे हो रही है, मैंने इतनी मेहनत के साथ इकट्ठा किया था पर ये अब क्या हो रही है। और वही दूसरी तरफ हम बूचन को देखते हैं, उससे भी और दर्द नहीं हो रहा होता है और ये देने के बाद खुद ही खुद से कह रहे होते हैं कि ओ मुझे अब तो दर्द नहीं हो रहा है। उसके बाद वो सामने देखता है और वही सामने हमें एविल गॉड सबीर को दिखाती है, वो बूचन को अटैक करने की कोशिश कर रही होती है पर बूचन को अटैक करने के लिए उसके पास कोई भी पावर नहीं है, मतलब सिचुएशन पूरी तरीके से घूम गया होता है। और ये सिचुएशन को देखने के बाद एविल गॉड सबीर तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, मन में कह रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है, मेरी पावर को सरपास कर दिया गया है और वैसे क्या मैं वही ह्यूमिलेटिंग फॉर्म में आने वाली हूँ? डैम इट, मेरी सभी डॉटर के इतना ज्यादा सेमलेस है। पर तभी से हम बूचन को देखते हैं, वो एविल गॉड सबीर के साइड पे आ जाता है और एक सेल्फी खींच लेता है, फिर वो कह रहा होता है वाह ये फोटो बहुत ही बढ़िया है। वैसे मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि एविल गॉड के पास भी इस तरह की क्यूट साइड है। मदर इन लॉ, क्या मैं इस फोटो को आपके डॉटर के पास सेंड कर दूं? ये बातों को सुनने का एविल गॉड सबीर चिल्लाते हुए कह रही होती है डिलीट करो जल्दी से, इंस्टेंटली उसे डिलीट करो। बूचन कह रहा था कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, काश इस अंडरवर्ल्ड डिमोन से डील करने के लिए कोई मुझे मदद कर पाता। ये बातों को सुनने के बाद हम एविल गॉड सबीर को दिखाती है, वो अपनी दांत पीसते कह रही होती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें मदद करूंगी। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सेम टाइम पे अंडरवर्ल्ड के दूसरे साइड को दिखाता है और वहीं पे हम देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड डिमोनेस और लिलिथ के बीच में घमासान फाइट चल रही होती है। फिर उसके बाद हम लिलिथ को देखते हैं, वो अपनी तलवार के वहां से उस अंडरवर्ल्ड डिमोनेस के ऊपर एक स्ट्राइक करती है और हमें उस अंडरवर्ल्ड डिमोनेस को दिखाती है जो लिलिथ के उस अटैक को बहुत आसानी के साथ रोक लिया होता है। तभी हम लिलिथ को देखते हैं, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है डिमोनेस तुम मेरी मदर को रिलीज करो, यहाँ पे जो कुछ भी है ये सब कुछ मेरे और तुम्हारे बीच में है, यहाँ पे मेरी मदर की कोई लेना देना नहीं है। अंडरवर्ल्ड डिमोनेस कह रही होती है यहाँ पे कोई चांस नहीं है, वो अभी भी मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। उसके बाद वो लिलिथ की तरफ एक अटैक करते हुए कह रही होती है क्या तुम्हें अंदाजा भी है मैं इस तरह के अपॉर्चुनिटी के लिए कितने लंबे समय से इंतजार कर रही थी। और उस डिमोनेस की बातों को सुनने के बाद हमें लिलिथ को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, फिर वो अपनी तलवार के वहां से उस डिमोनेस के ऊपर स्ट्राइक करती है पर वो डिमोनेस लिलिथ के हर एक अटैक को बहुत ही आसान के साथ डॉज कर रही होती है। फिर उसके बाद वो हंसते हुए लिलिथ को कह रही होती है मेरी इंटेंशन को समझो मेरी डियर क्लोन। फिर उसके बाद हम उस डिमोनेस को देखते हैं, वो तेजी की रफ्तार के साथ लिलिथ को बहुत ज्यादा कड़ी बजाती है, फिर वो कह रही होती है वैसे तुम सोच रहे थे कि तुम डिस्पेट के साथ मॉर्निंग स्टार को ढूंढ रही हो, ये तुम्हारी आइडिया है ना, पर तुम सिर्फ मेरी क्लोन हो और यहाँ पे मैं हूँ जो मॉर्निंग स्टार को डिस्पेट के साथ ढूंढ रही हूँ और सिर्फ मेरी डिस्पेट के कारण तुम मजबूर हो गई मॉर्निंग स्टार को ढूंढने के लिए। और उस डिमोनेस की बातों को सुनने के बाद हमें लिलिथ को दिखाती है, वो उस डिमोनेस की तरफ एक शॉर्ट स्लैश करती है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है झूठ, ये सब कुछ झूठ है, मैं सिर्फ मेरी मदर के कारण उसे ढूंढ रही थी, उसके ऊपर मेरी सिर्फ नफरत है और ज्यादा कुछ भी नहीं। लिलिथ की ये बातों को सुनने के बाद अंडरवर्ल्ड डिमोनेस हंसते हुए कह रही होती है क्या नफरत, तुम उसे नफरत क्यों करती हो जब तुम एक बार भी उससे नहीं मिली हो? अगर तुम सच में उसे नफरत करती हो तो ये कारण नहीं है कि वो तुम्हारी मदर को छोड़ दिया है, बल्कि तुम उसे नफरत इसलिए करती हो क्योंकि वो तुम्हें छोड़ दिया है। लिलिथ तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, तुम मेरी क्लोन हो सकता है कि मेरी मेमोरी तुम्हारे अंदर नहीं है पर मेरी इमोशन तुम्हारे सोल में अभी तक है। वो मुझे छोड़ने से पहले एक समय था जब मैं उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। तो लिलिथ बताओ क्या अब तुम सिचुएशन को समझ रही हो? और उस डिमोनेस की बातों को सुनने के बाद लिलिथ को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा शॉक में रहती है, चुप रहती है और ये देखने के बाद हमें अंडरवर्ल्ड डिमोनेस को दिखाती है, वो अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए कह रही होती है तुम्हारी दिल में जो नफरत है वो मेरी ही फीलिंग्स का एक रिफ्लेक्शन है। ओ हाँ, मैं तुम्हें और एक सच कहना चाहती हूँ, उस रात जो बुकू नाम का बंदा तुम्हारे साथ रात गुजारा था वो कोई और नहीं मॉर्निंग स्टार ही है।
तो बताओ लिलित, तुम्हें कैसा फील हो रही है अपने ही दुश्मन के साथ जब तुम रात गुजर रही हो? कैसा फील हो रही है बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ। और उस डिमोनस की बातों को सुनने के बाद हमें लिलित को दिखाती है, वो चुप हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई होती है। पर तभी ना समय दिखाती है कि उन दोनों के साइड पे इभा आ गई होती है। फिर वो लिलित को कह रही होती है, लिलित तुम शांत हो जाओ, उस समय भूचन के पास कोई भी चॉइस नहीं था और यही कारण है जो तुम्हारे सामने वो अपने आइडेंटिटी को छुपाया। अगर वो तुम्हारे सामने अपने आइडेंटिटी को नहीं छुपाता तो ऑन द स्पॉट तुम उसके साथ फाइट शुरू कर देते। तो यही कारण है वो अपने आइडेंटिटी को छुपाया था। पर तभी अचानक से हम लिलित को देखते हैं, वो अंडरवर्ल्ड डेमोनस की तरफ देखते हुए कह रही होती है, मैं उसे नफरत नहीं करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, जब मुझे पता चल गई है उसके ऊपर मेरी जो नफरत है वो रियल नहीं है, वो सब कुछ तुम्हारे कारण मेरे अंदर आ रही है। अब मैं ओपनली भूचन के साथ मेरी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करती हूँ। भूचन सिर्फ काउंटलेस टाइम मुझे बचा ही नहीं है, उसके साथ ही साथ मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। तो वो मेरे सिर्फ सेवियर ही नहीं है। लिलित की ये सब बातों को सुनने के बाद सामने रहे अंडरवर्ल्ड डेमोनस को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते करती कि क्या तुम ये मत कहना। पर उसको आधी बात का काटते हुए लिलित को दिखाती है, वो उसके तरफ तलवार आगे करते हुए कह रही होती है, एकदम सही, मैं आज एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उसे प्यार करती हूँ बहुत ज्यादा, और आज से मैं उसके लिए मेरी स्वाड को उठाऊंगी। और लिलित की ये बातों को सुनने के बाद हमें अंडरवर्ल्ड डेमोनस को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, दांत पीसते कह रही थी कि क्या तुमने अभी क्या कहा, तुम उसे प्यार करती हो? नहीं, ये इम्पॉसिबल है, तुम मेरी क्लोन हो, सिर्फ क्लोन हो, तुम उसे प्यार कैसे कर सकती हो? फिर उसके बाद ही वो अपने साइड से पावरफुल डेमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए कह रही होती है, तुम्हारे जैसे क्लोन को किसने परमिशन दिया है उसे प्यार करने की? वो मेरी है, सिर्फ मेरी है, और कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं सकती है। उसके बाद ही वो सीधा लिलित के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है और सीधा लिलित के ऊपर एक अटैक कर दिया होता है। और वही जिस तरफ हमें लिलित को दिखाती है, वो फाइट वेट करने के लिए वो भी उस डेमोनस के ऊपर अटैक कर दिया होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में घमासान फाइट चल रही होती है और वही नीचे रहे में इभा को दिखाती है, वो सामने के नजर को देख रही होती है। उसके बाद वो खुद ही खुद से कह रही होती है, ये क्या चल रही है? मिंगजी तो ऐसे पहले कभी नहीं थी, ये क्या है? मैं ये क्या देख रही हूँ? तभी से शिफ्ट हो जाता है, हमें अंडरवर्ल्ड के दूसरे साइड को दिखाता है। भाई हम बूचेन को देखते हैं, अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो एविल गॉड सवेरा को कह रहा होता है, क्या तो तुम कहना चाहती हो कि मिंगजी तुम्हारी डॉटर नहीं है? एविल गॉड सवेरा कह रही होती कि एकदम सही कहा, वो असल में अंडरवर्ल्ड की गॉडेस थी, पर मैंने ट्रिक यूज करने के बाद उसे डिमोनस पे ट्रांसफॉर्म कर दिया। और अगर एक सच में कहा जाए तो वो एक गॉडेस है। और ये बात को सुनने के बाद बूचन के शरीर से तो पसीना आ रहा होता है, मनी मन में कह रहा होता है, हे भगवान, ये एविल गॉड पास्ट पे क्या क्या कांड करके रखी है। पर तभी अचानक हम बूचन को देखते हैं, उसे कुछ रियलाइज होता है, उसके शरीर से पसीना आ रहा होता है। मनी मन में कह रहा था कि अरे रुक जाओ, अगर मिंगजी अभी भी गॉडेस है तो इसका मतलब यह है कि पास्ट पे मैंने उसे सीड्यूस करने के लिए जो कुछ भी किया था उसे सब कुछ तो याद है ना? पर ये बहुत ज्यादा अजीब है, उसके साथ मेरी जो मेमोरी है वो इतना धुआं धुआं क्यों है, मुझे ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा है। तभी बूचन के साइड पे हमें सवेरा को दिखाती है, वो बूचन को कह रही होती है, क्या तुम मिंगजी को चैलेंज करने जा रहे हो? मैं तुम्हें पहले ही याद करवा देना चाहती हूँ, मिंगजी इस अंडरवर्ल्ड का रूलर है। यहाँ तक कि पास्ट पे गॉडेस ऑफ क्रिएशन जब अपने फुल फॉर्म में थी तब भी वो मिंगजी को टच करने का हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। और मॉर्निंग स्टार, तुम तो इतना भी पावरफुल नहीं हो, या फिर तुम भूल गए हो कि मेरी स्पिरिट तुम्हारे बॉडी के अंदर है। जब तक मैं तुम्हारे बॉडी को पूरी तरीके से टेक ओवर नहीं कर लेती हूँ तब तक तुम नहीं मर सकते हो। क्या तुम मेरी बातों को समझ रहे हो? भोजन कह रहा था कि ओ अच्छा, मैं समझ गया, जब तक आप मेरे बॉडी को टेक ओवर नहीं कर लेती है तब तक हम सेम सिचुएशन पे है ना? ये बातों को सुनकर सवेरा कह रही होती है, हम टेम्परली एक साथ काम कर रहे हैं, जब हम दोनों अंडरवर्ल्ड से बाहर चले जाएंगे तब फिर से हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। और तभी अचानक हमें दिखा था कि उन दोनों के पीछे एक पोर्टल ओपन होने लगता है और इस पोर्टल को देखने के बाद सवेरा कह रही होती है, ओ नो, वो यहाँ पे आ गई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से इभा और लिलित बाहर आती है। वो दोनों बहुत ज्यादा घायल रहती है, ऑलमोस्ट बेहोश हो गई होती है। और सामने के नजर को देखने के बाद भूचन तो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, शौक होते करते कि लिलित, इभा। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से लास्ट में अंडरवर्ल्ड डेमोनस बाहर आती है और उस अंडरवर्ल्ड डेमोनस को देखने के बाद मुझे दांत पीसते कहते हैं, डैम इट, तुम उन दोनों के साथ क्या किया है? ये बातों को सुनने के बाद वो अंडरवर्ल्ड डेमोनस कह रही होती है, तुमने अभी भी क्या कहा? 1000 सालों के बाद तुम फाइनली मुझसे मिलने के लिए आए और अब तुम मेरे सामने दूसरे औरत के बारे में सोच रहे हो? और उस डिमोनस की ये बातों को सुनने के बाद हमें भूचन को दिखाता है, उसे डेंजर महसूस होता है, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। मनी मन में कह रहा था कि ओ नो, ये अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे नेक्स्ट आंसर सोच समझ के देना होगा। फिर उसके बाद ही वो उस डिमोनस को कह रहा होता है, मिंगजी तुम शांत हो जाओ, मैं पहले सोच रहा था कि तुम अपने कुछ यूज के लिए उन दोनों को किडनैप किया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है ना? भूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें मिंगजी यानी उस डिमोनस को दिखाती है, वो फाइनली शांत होती है। फिर वो कह रही थी कि क्या सच में, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? भूचन कह रहा था कि जरूर, पिछले हर एक साल सिर्फ मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। और भूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें मिंगजी को दिखाती है, वो तो खुश हो जाती है। फिर वो स्माइल करते हुए कह रही थी कि ओ नो, मैं सोच रही थी कि वो दोनों तुम्हें सीड्यूस किया है, तो इसी कारण मैं ये सब कुछ किया, देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। फिर उसके बाद ही वो भूचन के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है और वो भूचन के गालों पे प्यार से हाथ सहलाते हुए कह रही होती है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि तुम
मुझसे विजिट करने के लिए यहाँ पे आ जाओ। और मिंजी की ये सब हरकतें तो बुचेन को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है, मैं तुम्हें हॉनेस्टली कहूँ, मुझे ठीक से सब कुछ याद नहीं है, मेरा मेमोरी सब कुछ धुआं धुआं लग रहा है, सब कुछ क्लियरली याद नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद मिंजी कह रही होती है, ये सब कुछ सही है, ह्यूमन का लाइफ स्पैन ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, तो तुम्हें ये याद नहीं है, ये सब कुछ सही है, ये नॉर्मल है। जब तक हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तब तक हम रिलेशनशिप को फिर से शुरू करते हैं। और हमें क्या चाहिए? और वैसे भी रिकॉर्डिनेशन रिचुअल को परफॉर्मेंस करने के लिए मैंने इवा की डिवाइन पावर और लिलिथ के स्पिरिट को यूज कर लिया है। फिर उसके बाद ही मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ह्यूमन का जन्म लेने वाली हूँ। फिर देख लेना, हम एक साथ न्यू मेमोरी तैयार करेंगे। और मिंजी की ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, पर अगर तुम ये करती हो तो लिलिथ तो मर जाएगी, और वो तो तुम्हारी रिकॉर्डिनेशन है, और तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और वैसे भी तुम ह्यूमन बन के करोगी क्या? ह्यूमन पे इतना ग्रेट क्या है? और ह्यूमन का लाइफ स्पैन भी ज्यादा नहीं है, तो बताओ इससे तुम्हारी क्या फायदा है? तो मिंजी, मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ, चलो यहाँ पे तुम जो कुछ भी कर रही हो ये सब कुछ रोक दो। तुम्हें इतना भी आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे मिलने के लिए टाइम टू टाइम यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है? और बुचेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें मिंजी को दिखाती है, वो चुप हो जाती है, अपना दांत पीस रही होती है। और मिंजी को चुप देने के बाद बुचेन कह रहा होता है, मिंजी तुम चुप क्यों हो, कुछ बताओ। पर अचानक से मिंजी को देखते हैं, वो अपने शरीर से पावरफुल डेमोनिक ऑरा को रिलीज करने लगती है, और उसी कारण में बुचेन को दिखाता है, वो पीछे खिसक आता है। पर तभी अचानक से मिंजी को दिखाती है, वो अपने टेंटिकल के वहां से इवा और लिलिथ को पकड़ लिया होता है। और सामने के नजर को देखने का तो बुचेन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम्हें क्या कर रही हो, उन दोनों को जाने दो। और बुचेन की ये बातों को सुनने के बाद मिंजी कह रही होती है, हिलना मत, अगर तुम मेरे साथ फाइट करने की कोशिश करते हो तो मैं अभी बिना हेजिटेशन के इन दोनों को सैक्रिफाइस कर दूंगी। और ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ बुचेन को दिखाता है, वो अपना दांत पीसते कह रहा होता है, मिंजी ऐसा मत करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। ये बातों को सुनने के बाद मिंजी कह रही होती है, क्या तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो? देख के ऐसा लग रही है तुम्हारे पूरे दिमाग में सिर्फ ये दोनों हैं। अब ये मैटर नहीं करती है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड पे कैद करने जा रही हूँ, जिसके कारण तुम हमेशा मेरी रहोगे, पर उससे पहले मैं इन दोनों को सैक्रिफाइस कर दूंगी। फिर उसके बाद यहाँ मिंजी को देखते हैं, वो अपने टेंटिकल के वहां से इवा लिलिथ को जकड़ लिया होता है, और उन दोनों को बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है, दर्द के मारे चिल्ला रही होती है। पर सामने का ये नजारा बुचेन को सहन नहीं होता है, वो अपने तलवार के वहां से उस मिंजी के टेंटिकल को हजारों में बढ़ दिया होता है। और बुचेन ने मिंजी के ऊपर एक्शन लिया है, ये देखने के बाद मिंजी तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, दांत पीसते कह रहे थे कि बुचेन तुमने मेरे ऊपर तलवार उठाने का हिम्मत किया है। फिर उसके बाद ही वो अपने पास पावरफुल डार्क एनर्जी को रिलीज करते हुए कह रही होती है, तुम अनग्रेटफुल बास्टर्ड। और हमें बुचेन को दिखाता है, वो सब कुछ इग्नोर करते हुए इवा लिलिथ को ऊपर उठा लिया होता है, और वहां से दौड़ के जाने लगता है। और बुचेन यहाँ से भाग रहा है, देखने के बाद बुचेन के पीछे में मिंजी को दिखाती है, वो कुछ स्पेल कास्ट करती है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो, यहाँ पे शब्द ही मेरी कानून है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मिंजी स्पेल कास्ट कंप्लीट करने के बाद ही बुचेन के सामने एक पिंजरे के जैसा कुछ आ जाता है, और सामने के नजारा को देखने के बाद बुचेन कह रहा होता है, मिंजी तुम्हें क्या कर रही हो? और वही दूसरी तरफ हमें मिंजी को दिखाती है, वो अपनी स्पेल कास्ट करना कंटिन्यू रखती है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, अंडरवर्ल्ड टेंपल राइज, उस सभी के सोल को यहाँ पे हमेशा के लिए कैद कर दो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस जगह पे एक टेंपल के जैसा कुछ अपेयर होता है, फिर हमें बताया जाता है ये एक अंडरवर्ल्ड टेंपल है, जो हर एक सोल के फाइनल डेस्टिनेशन है। इस टेंपल के अंदर हर एक सोल के कर्मा को जांच किया जाता है, तभी हमें फाइनली उस टेंपल के अंदर का सीन दिखाता है। और वही टेंपल के अंदर हमें बुचेन, इवा और लिलिथ को दिखाती है, जो फंस गई होती है। उसके बाद हम बुचेन को देखते हैं, उस टेंपल की दीवार पे किक मारते कहते हैं कि डैम इट, व्हाट द हेल, ये किस तरह का बिल्डिंग है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? पर तभी तरह से हमें दिखा होता है कि बुचेन के पीछे मिंजी आ जाती है, और बुचेन की हरकतों को देखने के बाद कह रही होती है, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, ये सोल के जजमेंट की जगह है, ये सभी इस दुनिया का लॉ है, तो तुम इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। पर तभी अचानक से हमें मिंजी को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है, और एक स्कैरी फेस बनाती है, बुचेन को कह रही होती है, वैसे तुमने मुझे धोखा दे दिया है, पर अब ये मैटर नहीं करती है, क्योंकि प्यार ऐसा ही काम करती है, सच्चे प्यार को शुद्ध होने में पुनर्जन्म के कई जन्म में लग जाते हैं। तो चलो बुचेन, हम एक साथ रिकार्नेट होते हैं, चाहे कितने भी जिंदगी लग जाए, हम तब तक हस्बैंड वाइफ रह सकते हैं जब तक हमारी प्यार अटूट ना हो जाए। और मिंजी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ इवा को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा शौक में रहती है। फिर वो बुचेन को कह रही होती है कि नहीं, ये सही नहीं है, मैं जिस मिंजी को जानती हूँ उसे इतने सारे पावर के बारे में नॉलेज नहीं है, और उसकी पर्सनैलिटी भी ऐसी नहीं है, और वैसे भी मौत के बाद रिकार्नेशन ये इस दुनिया का लॉ है, और लिलिथ मिंजी की रिकार्नेशन है। तो अगर लॉजिकली बात किया जाए, मिंजी अंडरवर्ल्ड के रूलर होने के बाद भी लिलिथ के जन्म होने के बाद मिंजी का सोल डिसअपीयर हो गई है। और इवा की ये बातों को सुनने के बाद हमें बुचेन को दिखाता है, वो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, शौक होते कह रहा होता है, एक सोल सेम टाइम पे दो बॉडी पे स्प्लिट नहीं हो सकती है, अगर ऐसी बात है तो हमारे सामने जो औरत खड़ी हुई है वो असल में है कौन? तभी उन दोनों के सामने रहे हमें मिंजी को दिखाती है, वो इवा और बुचेन की बातों को सुनने के बाद एविल हंसने लगती है। और गाइस, यही पे आज का एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, पिछले एपिसोड पे ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था, बहुत ही ज्यादा डाउन चल रहा है भाई, क्या कर क्या रही है यार। अगर सीरीज अच्छा नहीं लग रहा है, कमेंट भी कर रहे हो कि नेक्स्ट एपिसोड डालो, नेक्स्ट एपिसोड डालो। यार इतना अच्छा सीरीज आप लोगों को पसंद क्यों नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। आप लोगों का टेस्ट क्या है यार, मुझे सच में समझ नहीं आता कि आप लोगों का टेस्ट क्या है यार। मुझे सच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता हूँ। इतना अच्छा सीरीज है, मैं इतना अच्छा तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर भी आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है ये सीरीज।
यार क्या ही बताऊँ, मुझे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो छोड़ो, आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। और हाँ, वीडियो जैसा और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। तब तक के लिए बाय बाय, सनाडा टाटा।